हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये इकोनॉमी का डिटेल एनालिसिस वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का। ठीक है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार उनको जरूर देखिए, उनसे जरूर आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये तो 2011 का ही हम करा रहे हैं, इसके बाद 2012 में भी कराएंगे, 13, 14 से 25 तक के पूरे पेपर करा देंगे। तो आपको देखना बहुत ज़्यादा पीटी में लाभ मिलेगा। क्योंकि मेरा भी अनुभव रहा है कि जो हम पीछे के पेपर देखते रहे हैं उससे पेपर में बहुत ज़्यादा लाभ मिलते रहे हैं। तो आप भी एक बार इसको अगर करेंगे इस तरह से तो आपको भी पेपर में बहुत ज़्यादा लाभ दिखाई देगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। और हम कई बार आपको बता चुके हैं कि हमारी पढ़ाने की जो रणनीति है वो कुछ दूसरी तरह है, वो अन्य शिक्षकों की तरह मेल नहीं खाएगी। हो सकता है आपको वीडियोज कम अच्छे लगते हों, उसका कारण ये है कि हम मीठी बातें और इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधे कंटेंट पढ़ाते हैं। हो सकता है कि कई बच्चों को नहीं अच्छी लगती, वो देखते भी नहीं होंगे। तो खैर, जो नहीं देखते हैं उनसे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। लेना देना हमें उनसे है जो हिंदी माध्यम के प्योर वो बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम के लिए वाकई में जो है हिंदी माध्यम से एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। बाकी भटकने के लिए तो आप इधर उधर जाते रहिए, भटकते रहोगे, 2-3 साल बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अभी जो बच्चे सीनियर होंगे उनको खुद समझ में आ रहा होगा, तो वो खुद इस चीज़ को समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, क्या छोड़नी चाहिए। खैर, अलग बात है। तो हम अपनी चीज़ों में क्या क्या पढ़ाते हैं आपको हम बताते रहते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ाना है। तो आपको हम इस सीरीज में प्रगति बताते हैं, यूपीएससी की प्रगति क्या होती है या पैटर्न क्या होता है। ठीक है, प्रश्नों का पैटर्न वगैरह चेंज होता है ना, तो वो पैटर्न भी हम बताते हैं। इसके साथ साथ थीम बताते हैं कि थीम हमारी क्या क्या है, कि हमको थीम कैसे पढ़ना है। कल मैंने इकोनॉमी की जो है एक थीम डाली थी कि यूपीएससी के द्वारा किन किन टॉपिक्स से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं या किन किन टॉपिक्स को हमें प्रीलिम्स के आधार पर पढ़ना चाहिए। वो सिलेबस मेरे पास अलग था क्लास का। ठीक है, तो मैंने उसको अलग लगा करके इसी में बता दिया था। बाकी इसमें भी मैंने लगा रखा है, आप चाहो तो इसको भी देख सकते हैं। तो हम लोग प्रगति पढ़ेंगे, पैटर्न पकड़ेंगे यूपीएससी के पीवाईक्यू से, इसके साथ थीम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो ना तो आप जो है कॉमन सेंस लगा पाओगे, ठीक है, और ना ही आप जो है क्या कर पाओगे, एलिमिनेशन लगा पाओगे। ठीक है, तो आपको यही सब चीज़ें जो हम यहाँ पर बताते हैं, अगर इस तरह से आपने अगर फोकस कर लिया तो आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। प्रश्नों से पहले हमको सिलेबस देखना है, क्योंकि सिलेबस से ही हमको पता चल पाता है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा अच्छी तरह से तो फिर दिक्कत होगी। अभी हमने क्या सोचा कि 2011 से आपको केवल सिलेबस बता दें, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस काफ़ी लंबा है, क्योंकि हम मेंस का भी यहाँ पर ले रहे हैं। मेंस के सिलेबस को ही पीटी के संदर्भ में समझ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या हमेशा जो है यूपीएससी जो भी प्रश्न पूछ रहा है वो मेंस के सिलेबस की ही अकॉर्डिंग पूछ रहा है, क्योंकि पीटी में सिलेबस तो डिफाइन ही नहीं है ठीक से। तो हमें मेंस के सिलेबस को देखना पड़ेगा और उसके साथ साथ पीवाईक्यू देखना पड़ेगा। तो पीवाईक्यू तो हम खैर देख ही रहे हैं, देखेंगे ही। बाकी ये 2011 में ही हम केवल सिलेबस का डिस्कशन अच्छे से करेंगे, बाकी फिर उसके बाद हम सिलेबस का डिस्कशन नहीं करेंगे 2012 से। तो हो सकता है कि आपको वीडियोस थोड़े लंबे लगे, लेकिन आप लोग अगर मैनेज करेंगे तो ये वीडियो आराम से हो जाएंगे। आपको जिन बच्चों को लग रहा हो कि सर लंबे हैं, तो इसको आप 1.5 में, 1.75 में भी लगा के देख सकते हो स्पीड में। ठीक है, या 2 में भी लगा के देख सकते हो, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीमी है। कई बच्चों को जो बिगनर हैं वो तो थोड़ा सा स्पीड कम ही रखे, 1.25 में देख लें। और जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, जिनको लग रहा है कि सर जो है बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम जानते हैं, तो स्किप करके भी देख सकते हैं और बाकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। जैसे 10-20 मिनट में सिलेबस डिस्कस करता हूँ, आपको अगर सिलेबस पता है तो 10-20 मिनट आगे निकल जाइए, क्या दिक्कत है। तो ऐसे जो है टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब में दी हुई है ये सब सुविधाएं, तो आप इनका लाभ लीजिए। हाँ, तो पीटी के सिलेबस को आपको देखना है। तो पीटी के सिलेबस में आप देखोगे तो ये देखिए क्या दिया हुआ है, आर्थिक और सामाजिक विकास। तो आर्थिक विकास करना है, उसके साथ सामाजिक विकास भी करना है। मतलब अर्थव्यवस्था तो आपकी बढ़ेगी, उसके साथ साथ समाज की भी व्यवस्थाएं, समाज के अंदर क्या परिवर्तन आना चाहिए, लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपको सामाजिक क्षेत्र में भी पहल करनी पड़ेगी। अब इसी के बाद देखिए हाइफन लगा हुआ है। इसके बाद ये क्या कह रहा है, ये कैसे पूरा होगा, जब आप सतत विकास करोगे, गरीबी को समाप्त करोगे, समावेशन लाओगे। समावेशन आपको पता ना, एक सोशल समावेशन होता है, एक आपका क्या होता है, वित्तीय समावेशन होता है। ऐसे कई सारे समावेशन, डिजिटल समावेशन है, आगे मैंने सब डिफाइन कर रखा है। फिर आगे जनसांख्यिकी है, इससे भी यूपीएससी ने 2011 में प्रश्न पूछा, अभी हम आगे दिखाएंगे जनसांख्यिकी। ठीक है, फिर इसी में जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स क्या होता है, उनके बारे में भी पढ़ना है। फिर सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले जैसे योजनाएं हैं, ठीक है, और भी अन्य पक्ष है। जब आप पढ़ोगे कई सारी सरकार की योजनाएं, तो यूपीएससी उनसे भी प्रश्न बनाता है। तो ये प्रीलिम्स में इतना बोल दिया, लेकिन इसके बारे में और डिटेलिंग में कैसे हम जाने, क्योंकि यूपीएससी तो और इसके परे भी पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया आदि ईटीसी। अब ईटीसी से है, यूपीएससी बार बार सवाल बनाता है। तो हमको इन चीज़ों को, सिलेबस को बहुत अच्छे से ध्यान में रख करके ही पढ़ाई करनी है। सिलेबस को इसी तरह पढ़ा करो कि आर्थिक पक्ष दिया है, सामाजिक विकास, मतलब आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। तो आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे होगा, जब आर्थिक विकास होगा तो सामाजिक विकास भी हमको करना है। और सामाजिक विकास के साथ साथ कैसे सामाजिक विकास होगा, सतत विकास करके हम कर सकते हैं, गरीबी खत्म करके कर सकते हैं, समावेशन करके। इसी तरह से मैंने पहले बता दिया, तो दोबारा यहाँ पर क्या बताना। फिर आगे चलते हैं हम मेंस के सिलेबस को। अब क्या होता है, पीटी के संदर्भ में हम मेंस के सिलेबस को कैसे निकालें, कि मेंस के सिलेबस में क्या ऐसी चीजें दी हुई हैं जिनसे हम प्रीलिम्स के संदर्भ में चीजों को निकालें। तो यहां जब आप जीएस थर्ड में जाओगे, तो इसमें जो है जीएस थर्ड में आप जाओगे
तो यहाँ पर सिलेबस अच्छे से मेंस का दिया है, लेकिन मेंस से यूपीएससी सवाल बनाता है प्रीलिम्स के, इसलिए हम मेंस के सिलेबस को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन लिखा है, प्लस प्रौद्योगिकी लिखा है। तो आर्थिक विकास को हमने इकोनॉमी को यहाँ पर ले लिया। तो शुरू के 10 पॉइंट आर्थिक विकास से, तो हमने 10 पॉइंट को ले लिया, इन्हीं को चर्चा करनी है। पेन को चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा। अब देखिए, अब इन्हीं 10 पॉइंटों को मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। जैसे आप देखोगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। तो आर्थिक आयोजन मतलब आर्थिक योजना कैसे होगी, जैसे पंचवर्षीय योजना है, तो ये तो आप मान लो समाप्त हो गई। इसके बाद इसकी जगह में क्या आया था, 2015 में आया था, तो ये नीति आयोग आ गया था, तो हमको नीति आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक, फिर संसाधन जुटाना, जैसे संसाधन कैसे, कर के द्वारा भी जुटा सकते हो, ऋण के द्वारा भी कर सकते हो, विदेशी निवेश के द्वारा भी कर सकते हो, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के साथ भी कर सकते हो, और विनिवेश के माध्यम से भी कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग तरीके से संसाधन। अब यही तो जीडीपी में पढ़ना होता है कि हमारे पास संसाधन तो सीमित है, लेकिन हम अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जीडीपी में, नेशनल इनकम में, यही सब चीजें तो पढ़ी जाती हैं। आगे कभी मौका मिलेगा तो हम इनकी व्यवस्था, इनको भी अच्छे तरीके से बताएंगे। फिर विकास में प्रगति, यहाँ पर दिया हुआ है विकास में प्रगति, जैसे जीडीपी, जीएनपी, मानव विकास सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य, ये पीटी के संदर्भ में आपको पढ़ना है। अब इनके बारे में डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, मेंस में जब चर्चा करेंगे तब हम इसके बारे में 10-10, 20-20 पॉइंट आपको अच्छे से देंगे, तो उसके वजह से हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हमको तो पीटी के लिए निकालना था, जैसे जीडीपी है, जीएनपी, ये हमको पढ़ना है नेशनल इनकम में, तो ये चीजें जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर रोजगार, आपको बेरोजगारी अच्छे से पता है कि बेरोजगारी देश के अंदर क्या हाल है बेरोजगारी का, तो यूपीएससी क्या इनसे सवाल नहीं पूछ लेगा, एमपीआई से पूछ लेगा। ठीक है, और इससे जो है बेरोजगारी संबंधित, और ये तो बेरोजगारी संबंधित, गरीबी संबंधित है, लेकिन बेरोजगारी संबंधित और विषय इसको जोड़ करके पूछ लेगा, बेरोजगारी को एमपीआई से जोड़ करके पूछ लेगा। फिर संगठित और असंगठित क्षेत्र, औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार, अब इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसी के साथ आजकल चल रहा है गिग वर्कर, गिग वर्कर के बारे में भी आप देखो। फिर अभी सरकार ने क्या किया है कि श्रम जो कानून है उनको लागू कर दिया है, उनका क्रियान्वयन कर दिया। अब कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि श्रम कानून तो 2019 में भी आया था, 2019 में आया था, तो अभी कैसे, जो पारित तो 2019 में हो गया था, तो पारित हो गया था, पॉलिसी का डिजाइन तो हो गया था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, क्रियान्वयन नहीं हुआ था। तो क्रियान्वयन अभी सरकार ने किया है, तो उसमें किन किन विषयों को, 29 विषय हैं जैसे, अब इनको पता होना चाहिए कि 29 विषयों को कैसे लागू किया। यूपीएससी रख देगा 28 विषय, इस तरह से आपको वो क्वेश्चन दिखाएंगे तब हम बताएंगे। फिर योजनाओं में मनरेगा, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं आपको बताने के लिए। फिर आगे हम चलेंगे, जैसे समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर सब चीजें बताई जा रही है दोस्तों, ये अच्छे से फिर सारे हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। तो ऐसा विकास जिसमें समाज के, अब समावेशी विकास आपको पता है सभी का विकास होना चाहिए, तो समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले, सभी का विकास हो, लाभ का मतलब सभी का विकास हो। विशेषकर गरीब, भाई गरीब क्या है, पीछे पड़ा है, पीछे है, मान लो कि लाइन आप आगे खड़े हुए हो, जो साधन संपन्न है वो आगे हैं, और जो साधन संपन्न नहीं है पीछे खड़े हुए, तो इनको भी विकास की धारा में लाना है, आगे लाना है। हाशिए पर, यहाँ पर साइड में पड़े हुए लोग हैं, इनको भी बाहर लाना है, तो इसमें महिलाएं होंगे, दलित हो गए, पिछड़े वर्ग हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, ये सबको आगे लाना है। तो हमें ये सब चीजों के लिए ये सब बातें करनी होती है, ये सब सिलेबस में इसीलिए सरकार ने दे रखा है हमको। ठीक, फिर आगे में मुख्य चुनौतियां, जैसे क्षेत्रीय असमानता। अब चुनौतियां क्या, इससे उत्पन्न विषय, अब इसको मैंने चुनौतियां में डाल दिया। तो जैसे क्षेत्रीय असमानता से ये आर्थिक विकास, ये समावेशी विकास बाधित होता है। गरीबी असमानता जैसी चीजें, कई गरीब हैं लोग, कई अमीर हैं, तो अमीर और गरीब की जो खाई है इसको खत्म करना, यही तो उत्पन्न विषय है, यही तो दिक्कत है, यही तो चुनौतियां हैं। फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन की कमी। अब कहीं पर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कहीं पर शिक्षा बेहतर नहीं है, कहीं पर बैंकों का विकास नहीं हो पाया, कहीं पर, अब बैंकों का विकास नहीं है तो लोग क्या लेते हैं, लोन साहूकारी व्यवस्था से लेते हैं, अपने आसपास के गांव में लोगों से, जो अमीर वर्ग है उससे जाकर लेते हैं, फिर उसका शोषण होता है। तो वो भी चीजें यहाँ पर आपको लिंक करके, ये सब मेंस का विषय है, लेकिन हमको पीटी के संदर्भ में चीजों को निकालना है। तो जैसे योजनाएं यहाँ पर क्या, समावेशी विकास के लिए कौन कौन सी योजना, जैसे वित्तीय समावेशन के लिए जनधन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी, ये भी वित्तीय समावेशन से और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है योजना है। फिर सामाजिक सुरक्षा में और कौन कौन सी पहले हैं, आपको ऐसे कौन कौन सी, आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य सेतु, इस टाइप की जो योजना है इनको लिंक किया करो, ऐसे ही लिंक किया जाता है। इस तरह से आप पढ़ोगे तो जो है आपका काफी हद तक सिलेबस बहुत अच्छा, मेंस का भी तैयार हो जाएगा, पीटी का भी तैयार हो जाएगा। ऐसे जोड़ करके ही पढ़ा जाता है दोस्तों। फिर तीसरा हमारा क्या है, बजट है। तो बजट के बारे में हमको देखना है। तो बजट देखिए, सरकारी बजट, सरकारी बजट में जैसे घटक कौन कौन से होते हैं। अब आपको बजट अच्छे से पढ़ना है, तो बजट में ये तो हमने उदाहरण डाल रखा है कि राजस्व बजट, जिसमें कर और गैर कर होते हैं। फिर पूंजीगत बजट, जिसमें ऋण, निवेश, पूंजीगत व्यय, ये तो घाटे के प्रकार, जैसे राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा। इससे यूपीएससी 2025 में भी सवाल पूछा है, लेकिन हमने आपको बताया कि लोक वित्त पढ़ना है। लोक वित्त में हम लोग को टैक्सेशन पढ़ना है, कर व्यवस्था पढ़नी है। ठीक है, कर व्यवस्था, उसके साथ साथ बजट भी आपको उसी में ही पढ़ा जाता है। ठीक है, इस तरह से जैसे लैंगिक बजट, जेंडर बजटिंग, परिणाम आधारित बजटिंग, शून्य बजटिंग, इनसे यूपीएससी बार बार सवाल बनाता है, तो आपको ऐसे देखना है। फिर चौथा टॉपिक कौन सा है, कृषि, मुख्य फसलें। इससे, इसके बारे में हमने अलग अलग पॉइंट में यहाँ पर डाल रखा है। इसके सब मुख्य फसलें में जैसे धान है, गेहूं है,
मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज आपको देश 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। इस तरीके से आपको फिर नगदी फसलें कौन कौन सी होती, कपास, गन्ना, यूपीसी, इनसे भी बार बार सवाल पूछता है। चाय बोर्ड पूछ लिया, कॉफी बोर्ड पूछ लिया, गन्ना के एफआरपी के बारे में पूछ लिया, एक एमएसपी होती है, एक एफआरपी होती है। फिर कपास कैसी फसल है, फिर फसलों का पैटर्न। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिलेबस से हम कुछ विमुख हो गए हैं, यहाँ सिलेबस में चीजें लिखी हुई हैं, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार। तो पैटर्न हमको देश के विभिन्न भागों, जैसे मान लो ये देश है हमारा, यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ ना आपको, तो इससे क्या होगा कि अब मैप आपको समझ लेना। ठीक है, तो अब जैसे देश के अंदर अलग अलग भागों में किस किस तरह की खेती होती है, तो इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, ये चीजें हमको, सिंचाई के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये सब हमको यहाँ पर पढ़ना है। फिर इसके साथ कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, विपणन, ये सब मेंस के टॉपिक है, लेकिन इनसे यूपीएससी प्री में भी बहुत सारे सवाल बनाता है। संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। ठीक, तो यहाँ पर मैंने इसको जो है बढ़िया से लगा रखा है, आप देखिए, ये देखिए फसलों का पैटर्न, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, इनमें कौन कौन सी फसलें आती है आप इसको देखिए। यूपीएससी इन्हीं से तो बना रहा है प्रश्न। अब ये मेंस के टॉपिक हैं, इनसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी सवाल पूछ रहा है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि यार सर ये सब चीज़ें हम तो पीवाईक्यू सीधे देख लेंगे और काम हो जाएगा हमारा, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। लेकिन आप इन चीज़ों को समझिए, जब तक देखिए ये परीक्षा समझ की ही परीक्षा है, आपको पता ही नहीं हमको क्या पढ़ना है। अब आपको सीधे सीधे हम क्वेश्चन दिखा दें, फिर आपको पता ही न चले, बेसिक चीज़ें जब तक नहीं पता होंगी तो आप कैसे कर पाओगे। आपको सिलेबस तो अपना पता होना चाहिए। फिर सिंचाई के प्रकार, जैसे नहर के माध्यम से भी सिंचाई होती है, ट्यूबवेल के माध्यम से भी होती है, ड्रिप सिंचाई भी होती है, स्प्रिंकलर सिंचाई भी होती है। अब इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, 2-3 तो आपको पता होगा। ड्रिप और स्प्रिंकलर देखो जाकर क्या होती है। फिर भंडारण व विपणन, अब इनके बारे में, जैसे गोदाम है, कोल्ड स्टोरेज है, एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा कैसे भंडारण होता है, विपणन कैसे किया जाता है, एपीएफसी मंडियां हैं, एपीएमसी, ये मंडियां कैसे काम करती हैं। ठीक है, फिर यहीं पर अब इनकी अब ये जो भंडारण और विपणन की व्यवस्था थी, इन्हीं के द्वारा ये प्रौद्योगिकी, इन्हीं में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का यूज करना, ये तो पुरानी व्यवस्थाएं थी। अब इनमें जो है प्रौद्योगिकी कैसे इस्तेमाल करो, जैसे ई नैम के द्वारा, किसान कैंसर सेंटर के द्वारा, मोबाइल ऐप्स के द्वारा बता देना कि ये फसल के समय, इस समय में आप ये फसल उगाइए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। किसानों को मतलब एक तरीके से लिटरेट करना है, पढ़ाना लिखाना है, उनको डिजिटलीकरण करना उनका, ये सब मेंस के टॉपिक है। लेकिन ये जैसे मोबाइल ऐप्स के माध्यम से उनको फायदा पहुंचा देना, ये प्रौद्योगिकी का तो माध्यम है। ई कॉल सेंटर के, आपको कोई फसलों के बारे में या आपको मौसम के बारे में पता करना है तो आप इसमें कॉल करके पता कर सकते हो। ई नैम, इसमें क्या होगा, किसान को जो है मार्केट मिल जाएगी ऑनलाइन, आप कोई भी चीज़ वस्तुओं को भेज सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान। इस तरह से जो है आप इनको लिंक करके पढ़िए। फिर आगे हम चलते हैं 5वां, कृषि सहायता, एमएसपी, पीडीएस, खाद्य सुरक्षा। अब इनसे यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, पीडीएस, इसका उद्देश्य। अब पीडीएस का उद्देश्य क्या है, पीडीएस के कार्य क्या है, पीडीएस की चुनौतियां क्या है, ये सीमाएं क्या है, इनमें सुधार कौन कौन से पीडीएस में किए जा सकते हैं। भाई पहले कुछ सरकार ने किया होगा, हो सकता है उनमें कुछ व्यवस्थाओं में कमियां आ जाती हैं, उन कमियों को कैसे हम खत्म कर सकते हैं। फिर सेमी कॉलम यहाँ पर रोका। फिर इसके बाद बफर स्टॉक क्या होता है, फिर खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय। ठीक, फिर यहाँ पर सेमी कॉलम, फिर उसके बाद प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। अब इतना दे दिया मैंने, इसको डिफाइन कर दिया अच्छे से 5वें नंबर टॉपिक को। अब यहाँ देखिए कृषि सहायता, जैसे कि आप एक तो प्रत्यक्ष कृषि सहायता होती है, कैश ट्रांसफर, सीधे किसान के खाते में पैसा दे दो। फिर डीबीटी माध्यम, आपको पता ही है। फिर एक माध्यम आजकल और चल रहा है, जैम, ये डीबीटी का ही एक तरीके से आधार है, जैम, जन आधार मोबाइल। ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखो कि ये होता क्या है। डीबीटी में तो सीधे पैसा दे दिया जाता है, लेकिन जब तक आप जैम में आप रजिस्टर्ड नहीं होगे, मतलब एक तरीके जन आधार मोबाइल में रजिस्टर नहीं होगे, तो आपको डीबीटी के माध्यम सीधे जो है आपका पैसा नहीं मिल पाएगा, आपको बीच में लीकेज हो जाएगा। फिर अप्रत्यक्ष कृषि सहायता कैसे, जैसे उर्वरक में दे देना, सीधे पैसा ना देना। जैसे मान लो किसान है, ठीक है, अब ये किसान को डायरेक्ट पैसा ना दे करके इसकी खेती में जो व्यवस्थाएं लगी, जैसे मान लो खेत में खाद डालना, तो इसमें पैसा दे देना। तो सरकार यहाँ, ये मान लो सरकार है, तो सरकार इनको, किसान को पैसा ना दे करके ये क्या करेगी, उठा करके पैसा आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो यूरिया, खाद वगैरह, उर्वरक वगैरह को दे देगी। बिजली में आपको छूट दे देगी, सब्सिडी दे देगी। सिंचाई व्यवस्था में सिंचाई सब्सिडी दे देगी। तो ये सब्सिडी दे देगी तो आपको अप्रत्यक्ष सहायता होगी, डायरेक्ट दे देगी तो प्रत्यक्ष सहायता होगी। इनके बारे में भी कभी हम फुर्सत में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी केवल हम पीटी के लिए हमको काम कर निकाला। अब एमएसपी से सवाल पूछता है कि नहीं पूछता, एमएसपी से किस तरह का सवाल पूछेगा, ये आपको पीवाईक्यू देखने के बाद पता चलेगा। एमएसपी से मेंस में किस तरह का सवाल पूछेगा, इसके लिए आपको मेंस के पीवाईक्यू देखना है। तो अभी हमको क्या देखना है, पीवाईक्यू प्रीलिम्स का देखना है। तो प्रीलिम्स की चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक, फिर 23 फसलों को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। अब इसमें एक एफआरपी है, एफआरपी को भी हम रख लेते हैं तो 24 फसल हो जाती है। ठीक, और आप देख लेना 22 फसलें कि 23 फसलें, आप क्योंकि डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, आपको डाटा से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। 23 फसलों के लिए घोषित किसानों की आय। ठीक, फिर इसके बाद सुरक्षा। अब इनके लिए सुरक्षा क्या है, जैसे पीडीएस जन वितरण प्रणाली क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या है, जैसे गरीबों को खाद्य सुरक्षा। आपको पता है कि पीडीएस के माध्यम से गरीब लोगों को क्या मिलता है, अनाज मिलता है। और इसमें भी 2 खाते होते हैं, एक आपका जो है बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड होता है, एक एपीएल होता है। अब कुछ और परिवर्तन हुआ है क्या इसमें भी ये भी देखो, एबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन की मतलब मान गरीबी देखा नीचे तो उनको थोड़ा और ज्यादा अनाज दे देना, या कुछ और दे देना, चीनी भी दे देना, चाय पत्ती भी दे देना, इस तरह से
अब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, बाकी आप जाकर के एग्जैक्ट देखोगे, हमारे यहाँ तो कुछ व्यवस्थाएं अलग हैं, तो हम उनकी बात करके बता देते हैं। फिर समस्याएं क्या है इनमें, अब जैसे पीडीएस है तो इनमें समस्याएं क्या हो सकती है, जैसे लीकेज की समस्या है, ठीक है, भ्रष्टाचार है, बहिष्करण है। अब इनको भी ये मेंस के लिए आपको याद करना है, लेकिन अभी आपको पीडीएस के बारे में, इसकी व्यवस्था क्या होती है, इसमें कौन कौन से अनाज मिलते हैं, यूपीएससी इनसे सवाल बना सकता है, ठीक है। और इनसे संबंधित यूपीएससी कोई योजना भी लाता है तो उसको भी देखना है, अंत्योदय योजना है, इस तरीके से योजनाएं जो है चर्चा में रहती है। फिर इसके बाद सुधार क्या हो सकते हैं, जैसे कि लक्षित पीडीएस, आधार आधारित डीबीटी, ठीक है, वही मैंने जैम बताया ना, उसी से संबंधित। फिर बफर स्टॉक क्या होता है, एफसीआई द्वारा मूल स्थिरता या खास सुरक्षा हेतु, अब इसका बफर स्टॉक के बारे में आप जाकर पढ़ो क्या होता है। फिर प्रौद्योगिकी मिशन, जैसे तिलहन, दलहन, कपास, डेयरी, इनके लिए कोई नई प्रौद्योगिकी या कोई मिशन चला देना। फिर पशुपालन, अर्थशास्त्र, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, ग्रामीण रोजगार व पोषण प्राप्त होगा। अब इस तरह से आप जो अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का चक्र बनाना, इकोनॉमी कैसे पैदा होगी, जैसे डेयरी है, पोल्ट्री है, मत्स्य पालन अगर कर दोगे तो ग्रामीण स्तर पर भी रोजगार मिल जाएंगे और लोगों को पोषण भी मिलता रहेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा। इस तरीके से आपको जो है चर्चा करनी है। फिर आगे हम चलते हैं छठवें नंबर टॉपिक पे। छठवें नंबर टॉपिक आप ऊपर देख लीजिए पहले, यहाँ पर क्या है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपर या ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। अब ये चीजें मैं बाद में मेंस के टाइम में हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको हमको सिलेबस के बारे में पीटी के संदर्भ में बताना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ज्यादा बात करना, ज्यादा चीजें करना ये हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि हमको पीटी के सिलेबस हम देखना है, मेंस का थोड़ी देखना है कि इसके बारे में अंदर घुस करके पूछे। लेकिन खास प्रसंस्करण उद्योग के बारे में यूपीएससी पूछ लेता है, मेगा फूड पार्क के बारे में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, ऐसे थोड़ी पूछ ले, ये तो सब मेंस का सिलेबस है, मेंस में दिया हुआ है इसलिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ कार्य क्षेत्र में महत्व, भारत में खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग एवं रिलेटेड उद्योग, इंडस्ट्री, उनसे रिलेटेड उद्योग या इंडस्ट्री। अब इनके कार्य क्या होते हैं और इनका महत्व क्या है, कृषि उत्पादों का मूल वर्धित बनाना, जैसे फल से जूस। अब आप मान लो कोई फल है, मान लो सेब है, अब उसका सेब का जो है जूस बनाना है, तो सेब को लेकर के आएंगे, फिर फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में क्या होगा, इसका प्रसंस्करण होगा। प्रसंस्करण होगा तो ये जो है इससे जूस बना करके बोतल में पैक किया जाएगा, बोतल पैक करके मार्केट में बेच दिया जाएगा। दूध से पनीर बना देना, आपको पता है अलग अलग कंपनियां आजकल पनीर बना करके भी बेच रही हैं। उसका हम कभी साइंस में टॉपिक में बात करेंगे कि वो उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ता है क्या, उसके मानव के लिए क्या घातक है क्या है, वो हमारा टॉपिक अभी नहीं है। फिर किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार सृजन, निर्यात क्षमता बढ़ाना, ये सब आप जब मेंस में पढ़ोगे तब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि फूड इंडस्ट्री को, फूड प्रसंस्करण उद्योग को स्थापित करने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, कैसे कैसे पॉइंट आपको इस्तेमाल करना है मेंस में। इन्हीं के बारे में आपको 20-20 पॉइंट, मान लो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको 20 पॉइंट मैंने बना के दे दिया, तो आप मेंस में आएगा तो क्या लिख नहीं पाओगे आप। फिर ठीक है, उसके बाद पीटी के ही संदर्भ में अभी हम बात करेंगे मेंस के, क्योंकि ये सिलेबस है मेंस का। कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर जो है इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये बेटा इसलिए बताई जाती है क्योंकि ऐसा आप अगर देखोगे तो ये फायदा आपको प्री में बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप प्री की मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं कर सकते। फिर खास सुरक्षा व पोषण में योगदान, अब भाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो उसका खास सुरक्षा में क्या योगदान है। कई लोग जो है खास खाने न मिलने के कारण जो है गरीबी से मर जाते हैं, पोषण से मर जाते हैं, न्यूट्रिशन आपको देखते हैं ना, कई बच्चों में जो है न्यूट्रिशन की कमी होती है। ठीक, ये कभी हम चर्चा करेंगे, अभी हम इधर बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। फिर स्थान, महाराष्ट्र। अब इनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर स्थापित की गई है, जैसे कि आपको फल इंडस्ट्री, फल प्रसंस्करण, फूड मतलब फ्रूट्स जो फल है उनकी इंडस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई, जैसे महाराष्ट्र हो गई। ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए आपको, पंजाब हरियाणा में अनाज के लिए, जो केरल में मसाले के लिए, गुजरात में डेयरी, आपको पता है ना, अमूल का उदाहरण तो आपको पता ही है। फिर आंध्रा में मत्स्य। तो जहां पर जो चीज मिलेगी, जो संसाधन जहां पर मिलेगा, उन संसाधन को वहीं पर स्थापित, वहीं पर उसकी इंडस्ट्री ज्यादातर स्थापित होने की संभावना रहती है। ठीक, और ऐसे अगर आपने देख लिया तो इसके बाद ये यूपीएससी जब पीटी में प्रश्न देगा तो कथन देता है, उन कथन को एलिमिनेट करने में बहुत ज्यादा मदद मिल पाएगी आपको, इसलिए इनको देखना होता है। ऐसा नहीं कि ये नुकसान करेगा आपको। फिर ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि कच्चा माल, कृषि उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, फिर पैकेजिंग, विपणन, खुदरा, ये कैसे जो है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में आपको इसकी मदद मिलेगी, तो ये बाद में हम कभी चर्चा करेंगे। बाकी यहाँ पर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, फूड चेन, जैसे उत्पादन, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, वितरण, ये सब मेंस के टॉपिक है। चुनौतियां क्या है, कोल्ड चेन की कमी, बिखरा हुआ बाजार, उच्च लागत, ये हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी पीटी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है। भारत में भूमि सुधार, ये भी बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, बस आप पॉज करके इसको थोड़ा सा देख लीजिए। फिर आगे चलते हैं, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये यूपीएससी थोड़ा सा देख लेता है, लेकिन इसको भी बहुत ज्यादा मेंस के स्तर पर ही पढ़ना। अभी क्या है, 35 साल हो गए, आज इंडियन एक्सप्रेस में इसका लेख आया था, आप इसको जो है देख लेना। इसके बाद हम बुनियादी ढांचा, इससे यूपीएससी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ लेता है, मतलब बीच बीच में डाल देता है, पूछ के लेता है यूपीएससी, क्योंकि ये जो है कोई ना कोई योजना सरकार की चलती रहती है, तो योजना से घुमा करके ही यूपीएससी ऐसे प्रश्न बनाता है। फिर आगे हम चलते हैं, अब इनके बारे में बहुत ज्यादा हमको अंदर जाके नहीं घुसना है, ठीक है, क्योंकि ये मेंस के हैं, हमको पीटी के लिए अपने काम की चीजें निकाल लेनी है। फिर निवेश मॉडल, आपकी इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि पब्लिक सेक्टर मॉडल क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर मॉडल क्या होता है, पीपीपी मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि यूपीएससी इनके संबंधित जो है कोई योजना चल रही होती है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है, मेट्रो बनाने का
टोल का, तो यूपीएससी उससे पीटी के संदर्भ में अगर सवाल लगेगा उसको तो ये उठा करके पूछ लेगा। तो इसलिए इनके बारे में पूछ लेना। फिर बीओटी मॉडल क्या होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। फिर बू मॉडल क्या होता है, बिल्ड ऑन ऑपरेट, ये मॉडल क्या होता है। फिर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है, इनके बारे में भी आपको अच्छे से देखना है। फिर महत्व के संसाधन जुटाना, जोखिम बांटना, दक्षता बढ़ाना, बड़े प्रोजेक्ट सड़क बंदरगाह ऊर्जा में उपयोग करना। अब इनका कैसे ये संसाधन है, इन संसाधनों को उठा करके संसाधन को जुटाना, जोखिम को कम करना। सरकार कुछ जोखिम को अब नहीं लेना चाहती, कुछ जोखिम को आराम से सभी लोगों को बांट करके सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को मिला करके उस जोखिम को कम किया जा सकता है, रिस्क को कम कर देना। जब आप क्या करेंगे, जब कई प्राइवेट को भी मिला लोगे, गवर्नमेंट भी मिल जाएगी, तो रिस्क जो होता है, जोखिम जो होता है, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करके। फिर दक्षता बढ़ाना, ये सब चीजें हम मेंस पे चर्चा करेंगे। बड़े प्रोजेक्ट जैसे सड़क बंदरगाह ऊर्जा में उपयोग, अब ये सब जो है बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं, अब सरकार अकेले तो काम कर नहीं सकती, इसके लिए हम बड़े प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, मदद लेते हैं प्राइवेट सेक्टर की। जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं या विदेशी कोई उद्योगपति या इस क्षेत्र में काम करने वाले इंजीनियर होते हैं, उनको ले लेते हैं कि भैया आप हमारे साथ ये काम कर लीजिए। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हम कभी चर्चा करेंगे। अभी क्या है कि हमारे लिए मैंने बीटी के क्वेश्चन करना। तो अभी हम चलते हैं। अब इसमें देखिए, ये मैंने कल वीडियो इसका डाल दिया था कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। तो जैसे नेशनल इनकम है, इसको आप देख लीजिए। मनी एंड बैंकिंग है, इसको बढ़िया से देख लीजिए। इसमें नेशनल इनकम और प्रोडक्ट, जैसे जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, एनडीपी है, एनएनपी है, ये सब आपको अच्छे से देखना है। ये तो मैंने कुछ उदाहरण बताया। फिर नेशनल इनकम क्या होती है। फिर मनी एंड बैंकिंग, इसको स्टार रेटिंग दे लो, इससे तो यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है। फॉरेन सेक्टर है, जैसे बीओपी है, अभी मैं दिखाऊंगा सवाल आपको, बीओपी सवाल पूछता है। इसमें भी दो पार्ट होते हैं आपके करंट अकाउंट के, एक आपका कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, करंट अकाउंट, कैपिटल। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, फिर इसमें यूपीएससी पूछ लेती है कि रेमिटेंस को हम किस में रखेंगे, कैपिटल में रखेंगे कि करंट अकाउंट में रखेंगे। तो ऐसे आपको जो है पढ़ाई करना है। फिर पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त और सार्वजनिक वित्त, फाइनेंशियल मार्केट, वित्त बाजार, सोशल सेक्टर, इसमें पॉवर्टी है, पॉवर्टी संबंधित यूपीएससी बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। गरीबी आपको देख रहे हैं, देश के अंदर जो समस्याएं हैं उनसे यूपीएससी बहुत सवाल बनाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इनसे यूपीएससी बहुत ज़्यादा सवाल बनाता है। तो ऐसे आपको जो है सिलेबस, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, प्रश्नों पर आते हैं। अब इस प्रश्न को आप हल करके दिखाइए कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जा सकता है। आप अपने संदर्भ में बताइए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको क्या बताएंगे, बेसिक नॉलेज थोड़ा सा देंगे, बाकी आपको अपनी बुक से ही पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर तो हम कुछ भी कितना भी दे देंगे, आपको किताब नहीं पढ़ोगे तब तक काम नहीं चलेगा भाई। हम 100% सब कुछ थोड़ी पढ़ा देंगे यहाँ पे। हाल के वर्षों में भारत निरंतर लगातार उच्च खाद्य स्फीति, फूड इन्फ्लेशन, हाई फूड इन्फ्लेशन, मतलब खाद्य सामग्री जो होती है, खाने पीने की जो सामग्री होती है, उनमें महंगाई कैसे बढ़ रही है, हाई और लगातार बढ़ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है। ठीक, भारत मतलब निरंतर उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्न या खाद्य सामग्री जो होती है का कृषि क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट गया। मतलब उसका जो क्षेत्र है, किसका क्षेत्र, वाणिज्यिक फसलों की जो खेती होती है उनका जो क्षेत्र है, प्रयुक्त क्षेत्र बोला ना, के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए 30% घट गया। मान लो ये खेत है, इसका मान लो कि 100% मान लो ये खेत है, तो इसका मतलब 30% खेत घट गए। तो ऐसा लगातार लग रहा है क्या, कैसा हुआ है इस कारण से। भाई ये तो है कि महंगाई जो होती है, इसको आप दो तरीके से मान सकते हो। महंगाई कब बढ़ती है, इन्फ्लेशन कब होता है, या तो डिमांड साइड से हो, डिमांड साइड, या तो फिर सप्लाई साइड से हो। तो सप्लाई साइड में मान लो कि उत्पादन कम हुआ, यह हो सकता है कि अवरोध बीच में आ गए, कि मान लो कि ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, कोई वस्तु बनी और उसका जो है मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, उसको डंप कर लिया गया उद्योगपतियों के द्वारा या बाजार के जो सप्लायर होते हैं उनके द्वारा। तो ये सप्लाई की तरफ जो है, अगर कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो सप्लाई की तरफ से अगर बाधा आ जाए, मान लो कि टमाटर है, टमाटर मार्केट में बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं है, मान लो कि मार्केट में 100 टमाटर हैं, 2 टमाटर मान लो, 2 टमाटर है मार्केट में, और खरीदने वाले कितने हो गए 10, तो ये चीज़ महंगी हो जाएगी। मतलब मार्केट में कोई चीज़ में कमी है और खरीदने वाले, उसके डिमांड करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, उसमें महंगाई आपको दिखेगी कि ये महंगी है चीज़ें। अब यहाँ पर यही तो हो रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है, पहला कारण क्या है कि 30% क्या घट गई है क्या एकदम से, तो ये सप्लाई साइड को दिखाई दे रहा है, सप्लाई साइड दिखा दे रहा है कि सप्लाई की तरफ से ही 30% जो है उसका क्षेत्र घट गया है, इस कारण से जो है वस्तुएं कम आ पा रही हैं, इसलिए महंगी हो गई हैं। तो ये क्या लॉजिक लग रहा है कि 30% घट गया है, तो इसको रोक करके रखो। फिर दूसरा पढ़ो कि बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप, मतलब कंजम्पशन पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। अब जैसे मान लो कि आपकी आय बढ़ जाए, मान लो आज आपकी आय 100 रुपये है, कल आपकी 200 हो जाए, जब 200 हो जाएगी तो आप और डिमांड करोगे, और जब डिमांड करोगे, मान लो पहले 2 टमाटर आप लेते थे, अब आप लेने लगे 5 टमाटर, ऐसे कई लोगों की जब आय बढ़ जाएगी तो वो भी ऐसे करेंगे। जब ऐसे बढ़ेंगे तो मार्केट में जो टमाटर की संख्या मान लो पहले थी वो अब क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आपने खरीद लिया, इसलिए भी हो सकता है। तो एक कारण तो ये मान सकते हो कि हो सकता है,
लेकिन तीसरा भी पढ़ो, आहार आपूर्ति श्रृंखला, आपूर्ति अब सप्लाई चेन की बात कर रहा है। सप्लाई चेन में कई संरचनात्मक अवरोध हैं। मान लो संरचनात्मक मतलब कि उसके स्ट्रक्चरल जो है चेंजेस में, मतलब कि मान के चलो कि बीच में, जैसे मार्केट में ये मार्केट है, अब यहाँ से टमाटर आ रहा है, तो टमाटर का क्या कर लिया, बीच में ही डंप कर लिया मार्केट में। जो बड़े बड़े बाजार के जो है सप्लायर होते हैं उठा करके रख लेते हैं अपने पास। और जब टमाटर क्या होगा, कोल्ड स्टोर में मान लो रख लिया, जब टमाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तब वो महंगे रेट पे इसको बेचते हैं। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि मार्केट में वस्तुएं जो है कम आने लगी, किसके कारण, आपूर्ति श्रृंखला के कारण। तो एक महंगाई कारण ये हो सकता है। अब ये पहला वाला कारण हो सकता है, लेकिन ये बोला 30% घट गई एकदम से। उन्होंने बोला कि मान लो ये क्षेत्र था कृषि का और ये एकदम से 30% घट गया, तो ये थोड़ा सा लॉजिक कम लग रहा है। तो हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया, कॉमन सेंस लगाया, तो पहला वाला ऑप्शन हमें थोड़ा सा अचरज वाला लग रहा है। अगर आप भी कॉमन सेंस लगा रहे होगे तो पहला वाला जैसे आपने काटा तो पहला आपसे ए कट गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन लगा रहे हैं। कॉमन सेंस ऊपर लगाया, ये 30 पहले वाले में क्या लगाया, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस लगाने के बाद हमको पता चल गया कि ये आंसर तो नहीं हो सकता। बाकी दो कारण तो हो सकते हैं। महंगाई के क्या कारण हो सकते हैं भाई, फूड, ये फूड में ही क्या, हर चीज में आपको महंगाई के कारण यही हो सकते हैं। दो कारण हो सकते हैं, ये तो सब डिमांड साइड से हो या सप्लाई चेन, सप्लाई की तरफ से हो। तो सप्लाई का तीसरा ऑप्शन जो है सप्लाई की तरफ से बता रहा है कि सप्लाई जो क्षेत्र है, सप्लाई जो चेन है, उसमें कई सारे जो है बाधा अवरोध हैं या बाधाएं हैं, जिस कारण से ऐसा हो रहा है। फिर दूसरा आप पढ़ो कि बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। मतलब लोगों की आय जब बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, और डिमांड करने के कारण वस्तुओं खरीदते हैं, वस्तुएं क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो ये कारण, दो कारण तो लॉजिक लग रहा है, लेकिन पहला कारण थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लग रहा है। अगर ये कह देता थोड़ा बहुत कह देता, लेकिन 30% बोला तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पर लॉजिक कम काम कर रहा है। तो पहला ऑप्शन कटा, दूसरा कटा, तीसरा कटा, अब बी ऑप्शन है। पहले हम लोग ऐसे ही एक ऑप्शन काटते थे, आंसर आ जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब यूपीएससी क्या करता है कि दो ऑप्शन तो आप काट लोगे एलिमिनेशन से, दो ऑप्शन में आप फंस जाओगे, वो ऐसे ऑप्शन रखता है। दो ऑप्शन में जैसे फंसा, तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेसिक नॉलेज अच्छा नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही करोगे, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा कि वाणिज्यिक फसलों के कारण खाद्यान्न क्षेत्रों में 30% जो है कमी आई है। पहला जो कथन है इसके बारे में बोल रहा है। तो यह कथन अति सुयुक्तिपूर्ण है, मतलब कि ये लग रहा है बहुत बड़े बढ़ा चढ़ा करके बात बोली जा रही है कि 30% जैसी बड़ी गिरावट आंकड़ों में नहीं है। कॉमन सेंस के लिए ये चीज बताई जा रही है। खाद्यान्न में कुछ दबाव जरूर था, लेकिन इतनी बड़ी कमी नहीं हुई। अब ऐसे लॉजिकल चीजें जो यहाँ पर हम बता रहे हैं, तो ऐसे लॉजिक अन्य प्रश्नों में भी लगेंगे। 2026 में जब आप करोगे सवाल, तो आपको जैसे यूपीएससी का ये प्रश्न आपने देख लिया, तो इसके बाद आपका लॉजिक वहां पर काम करना स्टार्ट कर देगा कि हाँ यार ये चीज हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कथन इसलिए सही नहीं है, छोड़ दो। फिर दूसरा कारण सही कैसे है, बढ़ी हुई आय और उपभोग प्रतिरूप में परिवर्तन, कि 2000 के दशक में आय बढ़ने से लोगों का उपभोग पैटर्न बदला था, अधिक प्रोटीन युक्त। अब देखिए, लोगों के पास जब पैसा ज्यादा होगा तो आप जो है प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खाना शुरू कर दोगे, अच्छी अच्छी चीजें जो इससे खाओगे, फल खाओगे, ठीक है, दूध, अंडे, इस तरह से चीजें लोग जो है खाना शुरू कर देते हैं। तो जब पैसा होगा तभी आप कर पाओगे ऐसा। तो इसमें दूध, अंडा, मांस, फल, सब्जी की मांग बढ़ी, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा या खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ी। तो दो इस तरह से सही मान सकते हैं, यही चीज हम भी लगा रहे थे लॉजिक। फिर तीसरा कथन कैसे सही है, आपूर्ति संरचना में संरचनात्मक अवरोध। अब आपको पता है ना कि महंगाई कैसे बढ़ती, इन्फ्लेशन जो बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ने के दो कारण होते हैं, एक तो डिमांड साइड से हो जाए, एक आपकी सप्लाई साइड से होता है। तो डिमांड साइड क्या होगी कि मान लो आपकी आय बढ़ी और आप डिमांड करना शुरू कर दिए। और दूसरा क्या है आपकी सप्लाई चेन। दूसरा सप्लाई चेन में क्या है कि मान लो कि फूड, मान लो टमाटर मार्केट में आना चाहिए 4, लेकिन आ कितने रहे, 2 आने के कारण क्या हो रहा है, हम लोग डिमांड करने लगे। तो जो डिमांड होगी और वस्तुएं कम होगी, तो जब मार्केट में कोई चीज कम होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे डॉलर को भी, रुपए को भी आप तुलना करके पढ़ सकते हो। तो यहां पर पढ़ता है भारत की सप्लाई चेन में कोल्ड स्टोरेज की कमी, ये संरचनात्मक चीजें बता रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज की कमी, वितरण की अक्षमता, बिचौलियों की भूमिका। यही बिचौलिया मैं आपको बताया ना कि बिचौलियों की कमी भी, बिचौलियों की कमी नहीं, बिचौलिए बहुत ज्यादा जो है क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं वस्तुओं को, आदि समस्याएं। तो ये खाद्य मुद्रास्फीति का एक बड़ा कारण है। तो यही कारण होता है कि अभी आपको कोविड टाइम में भी यही हुआ था कि कोविड टाइम में क्या हो रहा था, आवाजाही बंद हो गई थी, लोग जो है डिमांड ज्यादा करने लगे थे कि भर भर के सामानों को रख लें घर में, कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लग जाए, फिर वस्तुएं मार्केट से बंद रहेंगी तो फिर दिक्कत आएगी। तो इस कारण भी ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा हुई। लोग अपने यहाँ चीजों को स्टोर करके रख लेते थे, फिर बाद में दिक्कत होती थी लोगों की डिमांड। तो इस तरीके से हम, तीसरा भी सही है। तो दो क्वेश्चन हमने, एक क्वेश्चन को हमने इस तरह से एलिमिनेट करके कर लिया। तो ऐसे एलिमिनेशन तभी लगेगा जब आपका कॉमन सेंस, बेसिक नॉलेज बेहतर होगा, तभी काम करेगा। तो हम बार बार बोलेंगे कि आपको एक बुक अच्छे से पढ़नी है और करंट अफेयर पर ध्यान देना है इकोनॉमी के लिए। फिर फूड इन्फ्लेशन क्या होता है, फूड इन्फ्लेशन का मतलब होता है खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, फल, डेयरी उत्पादों की कीमतों में लगातार और तेज बढ़ोतरी होना, जिससे आम आदमी, ये हमने सिंपल डाल दिया आपको कि दिक्कत ना हो आपको, आम आदमी की खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर घट जाती है। और यह खासकर निम्न आय वर्ग को ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि इसके मुख्य कारण खराब फसलें, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें, सप्लाई चेन में रुकावटें और मौसम का प्रभाव होता है। ये सब चीजें तो है ही।
तो आप जब अगली बार प्रश्न पूछेगा तो इन सब चीज़ों को भी डाल सकता है, तो आप इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई किसे कहते हैं भाई, एक फूड इन्फ्लेशन हो गई, तो ये केवल खाद्य में इन्फ्लेशन है, मतलब जो हम खाना खाते हैं उसमें इन्फ्लेशन की बात बता रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन के और कौन कौन से कारण होते हैं जिससे इन्फ्लेशन जो होता है, कारण नहीं बता रहे, इन्फ्लेशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में मुद्रास्फीति बोलते हैं। ये आर्थिक घटना है जिसमें समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत बढ़ती है। इसका मुख्य कारण या मुख्य प्रभाव यह होता है कि पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है। मतलब आपके पास मान लो कि 100 रुपए हैं, 100 रुपए में पहले आप जो है एक ब्रेड का पैकेट ले लेते थे। अब आपको हो सकता है ब्रेड महंगी हो गई, तो अब आपको क्या हो गई, 110 रुपए की मान लो ब्रेड की पैकेट हो गई, तो आपको 110 रुपए चाहिए, लेकिन आपके पास क्या है 100 रुपए, तो आप हो सकता है ब्रेड की पैकेट न लो। तो क्यों, कई बार होता नहीं कि अरे बहुत महंगी थी तो इसलिए नहीं लिया, बोलते नहीं है, तो इसको भी सोचा करो। तो परचेजिंग पावर, जो पैसे की या धन की, जो रुपए की जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। 100 रुपए की चीजें खरीद सकते थे, लेकिन वो कैसे हो गई, 110 हो गई, इसलिए नहीं खरीद पाते। हमारी जो 100 रुपए की क्रय शक्ति है वो क्या हो गई, कम हो गई। यही चीज तो है, ऐसे लॉजिक लगा के पढ़ो। फिर मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं, कीमतें बढ़ती हैं। आज आप 100 रुपए में सामान खरीद सकते हैं, इन्फ्लेशन के कारण भविष्य में उसी सामान को खरीदने के लिए आपको 110 रुपए, वही मैंने उदाहरण बताया, उससे अधिक चुकाने पड़ सकते हैं। पैसे का मूल्य घटता है, आपका पैसा कम वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाता है, इसलिए आपका पैसे का मूल्य घट गया। अब आपको लगेगा कि 100 रुपए के तो 100 रुपए है, ये तो 100 की नोट तो आज भी क्या कम हो गई क्या, उसमें 99 लिख गया क्या कि 100 की नोट में, ऐसा तो नहीं होता ना, होता 100 रुपए है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कैसे घटेगी, जब हम 100 रुपए की चीज को 110 रुपए वाली, ये 100 रुपए की चीज अब महंगी होगी, 110 में होगी, तो हम 100 रुपए में नहीं खरीद सकते, तो इसलिए हमारे ये 100 रुपए का मूल्य क्या हो गया, घट गया। तो पैसे का मूल्य ऐसे घटता है, जिससे हम वस्तुएं और सेवाएं खरीद नहीं पाते हैं, मूल्य घट जाता है। तो ठीक है, तो पैसा कम, आपका पैसा कम हो गया, जिसके कारण वस्तुएं सेवाएं नहीं खरीद पाते। इन्फ्लेशन को मापने के लिए सामान्यतः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, इसके बारे में जरूर पढ़ना है दोस्तों, सीपीआई के बारे में और पढ़ लेना अच्छे से। उपयोग किया जाता है जो रोजमर्रा के उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है। अब सीपीआई की भी एक बास्केट होती है, उसमें भी कुछ वस्तुओं को रखा जाता है। ठीक, इसी तरह से एक डब्ल्यूपीआई होती है, तो डब्ल्यूपीआई में यूपीएससी पूछ लेगा कि इसमें क्या सेवाएं भी रखी जाती हैं। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है ना, और ये होता है आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। फिर आगे चलते हैं, इन दोनों के बारे में आप पढ़ना अच्छे से, और भी इनके बारे में जब आप इन्फ्लेशन को जाकर के अच्छे से पढ़ो कुल मिला के, क्योंकि यहाँ पर बेटा सब चीज़ बताना संभव नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है कई चीज़ों को यहाँ पर छोड़ना पड़ रहा है। छोड़ने का मतलब हम काफ़ी हद तक तो यहाँ करा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छोड़ देंगे, क्योंकि वीडियो भी तो लंबी हो रही है, आप भी नहीं देख पाओगे लंबे समय तक, और पेपर का टाइम भी है, तो आप बुक्स को ही ज़्यादा जो है बनाओ कि बुक्स से ही हम पढ़ लें, बाकी इन चीज़ों की इनके बारे में और एक्स्ट्रा जो जानकारी होगी तो हम दे ही रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में 19वें, जैसा यूपीएससी ने पेपर में था वैसा हमने यहाँ पर डाला, कुछ भी बदलाव नहीं किया। तो 19वें राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों को भारत में आगमन क्या था। अब ये बीओपी संबंधी सवाल है। बीओपी आपको पता है कि एक करंट अकाउंट होता है, एक आपका कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, CAP, कैपिटल से कैपिटल अकाउंट समझ लो, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपको दो चीज़ें आती हैं, गुड्स और सर्विस आती हैं। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज आती हैं। अब विजुअल, इनविजुअल, टेंजिबल, इनटेंजिबल वो हम बात नहीं करेंगे, वो सब मोटा मोटा आप कभी देखना आप अपने स्तर से। फिर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में आपको FDI, FPI ये सब आप रखते हैं। अब आपको ये पूछ लेगा यूपीएससी कि रेमिटेंस को किस में रखते हैं, पूछ भी चुका है, पूछेगा क्या, तो ये सब सवाल हम बाद में आगे आने वाले सेशन में चर्चा करेंगे। अभी आप ये देखो कि ये क्या हो सकता है। अब इसमें लॉजिक यूपीएससी ने इंप्लीमेंट कर दिए, एप्लीकेशन बेस्ड यूपीएससी ने सवाल पूछ लिए। अब आपको लगता है कि जब वस्तुएं भारत से बाहर जाएंगी, मान लो ये यूएसए, अब यहाँ से भारत से, इंडिया से कोई वस्तु यूएसए जाएगी तो ही वो निर्यात हुआ, लेकिन यूएस का आदमी तो भारत में आकर भी तो सामान ले सकता है। तो अब इस सवाल को करो, अब इतना तो मैंने हिंट कर दिया, अब इस सवाल को करिए, कमेंट में बताइए कि ये क्या हो सकता है, बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। आपने कमेंट कर दिया होगा। आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों को भारत में आगमन, ये निर्यात था या आयात था, उत्पादन था या उपभोग था। अब आपको पहले तो बताओ कि निर्यात क्या होता है, कई बच्चों को नहीं पता होगा। निर्यात कोई वस्तु जब हम, मान लो ये हमारा इंडिया है, जब बाहर भेजी जाती है, मान लो ये यूएस में भेजी गई, यूएसए में, अमेरिका में भेजी गई, तो ये हमारा निर्यात है। लेकिन हम यूएस की कोई चीज़ को, एप्पल का फोन आप खरीदते हो, उसको हम आयात करेंगे, आयात बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, तो मान लो कि ये अपना भारत था, हमारे भारत में राष्ट्रमंडल खेल हो रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे, तो कुछ विदेशी नागरिक, वैसे भी गेम होते तो आते ही हैं, कॉमनवेल्थ गेम में कुछ विदेशी नागरिक, मान लो यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, ये सब आके क्या करने, भारत के अंदर आए, और भारत के अंदर आएंगे तो वस्तु खरीदेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर खाना खाएंगे, वस्तु खरीदेंगे, तो वो वस्तु है तो विदेशी नागरिक, और विदेशी नागरिक अगर हमारे देश में चीज़ों को खरीद रहा है तो वो तो निर्यात हुआ ना एक तरीके से। तो पहला आंसर आपको पता चलेगा कि निर्यात होगा। फिर आयात क्या होता है, अब हमारे मान लो कि ये हमारे नागरिक मान लो विदेश में चले जाए फीफा वर्ल्ड कप देखने, अब इसी यूपीएससी घुमा के पूछ लेगा, दोबारा कैसे पूछ लेगा कि मान लो इंडिया के नागरिक हैं, ये क्या करेंगे, यूएस में फीफा वर्ल्ड कप देखने चले गए।
ठीक है, एक उदाहरण बता रहा हूँ। फीफा वर्ल्ड कप देखने चले गए तो हम वहां पर वस्तु खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, तो वो किस में आएगा? आयात में आएगा कि निर्यात में आएगा? क्या आएगा आप बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ कमेंट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप पढ़ोगे तो आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी ऑप्शन चर्चा में नहीं है, मतलब इनके बारे में हम, उपभोग उत्पादन क्या होता है इनके बारे में, ये कुछ शब्दावली है, इनके बारे में बताना तो बनता नहीं है। इनके बारे में क्या बताया जाए, तो सिंपल ऑप्शन है, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में आगे हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर यूपीएससी थीम को रिपीट करता है। देखिए यहाँ पर बीओपी संबंधित यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, तो हमने 2023 का पेपर, क्योंकि हमने बताया आपको 2023, 2024 और 2025 तक के प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे, मतलब कि थीम के साथ। मतलब अभी जैसे 2011 का पेपर कर रहे हैं तो 2023 का पेपर देख लेंगे, 2024 का देख लेंगे, 2025 का देख लेंगे, फिर 2012 में आएंगे, फिर इसी को देखेंगे 2023, 24, 25, क्योंकि 3 साल के ट्रेंड को पकड़ना है। फिर इसी तरह से हम 2020, 25, 25 तक आएंगे, तो 25 मान लो 20 तक आएंगे, 22 तक आएंगे, तब तक चर्चा करेंगे। फिर 23, 24, 25 में तो हम देख ही लेंगे। तो 23 में आएंगे तो 24, 25 को देख लेंगे, 24 में आएंगे तो 25 को देख लेंगे, फिर 25 में आएंगे तो देखने की जरूरत ही नहीं, फिर 26 में आप दोगे तो आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से तो आप इस प्रश्न को देखो कि यूपीएससी ने देखिए पैटर्न कैसे बदला, यूपीएससी की प्रकृति कैसे चेंज होगी। देखिए यूपीएससी कैसे पूछ रहा है, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2%, इसका मतलब फैक्ट भी यूपीएससी पूछ रहा है। उस समय क्या था, कॉन्सेप्ट था, कि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आंसर कर लोगे। अब क्या कर रहा है यूपीएससी ने, एक कॉन्सेप्ट रखा, एक को फैक्ट रखा। अब दूसरा पढ़ते हैं पहले, तब पता चल पाएगा। भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों, अब देखिए वही सवाल है उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, कि मान लो बाहर से कोई व्यक्ति आया तो भारत के अंदर आ रहा है ना, तो वस्तुओं और सेवाओं खरीद रहा है। दूसरा भी पढ़ो इसी तरह से, भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया। अब इसको लिंक करके यूपीएससी ने पूछ लिया। अब ये कॉन्सेप्ट देखिए कि उस समय क्वेश्चन करना, इस समय क्वेश्चन करने में अंतर समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद ये कथन रख दिया, हालांकि ये कथन बहुत कठिन नहीं होता है, ये तो पहले भी यूपीएससी पूछता रहा है, पीसीएस में भी पूछता रहा है। आप लोग अगर स्टेट पीसीएस दे रहोगे तो ये क्वेश्चन आराम से ऐसे कर लोगे। तो इसमें केवल कोशिश किया करो कि किसी तरीके से हम एक क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लें, हटा लें। अगर क्वेश्चन एक गलत है तब तो आंसर सीधे आ जाएगा, अगर गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर दोनों को लिंक करके आपको क्वेश्चन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए यूपीएससी ने प्रगति, यूपीएससी की प्रगति अब चेंज होती हुई दिखाई दे रही ना। अब वहां पर फैक्ट नहीं पूछा जा रहा था, कॉन्सेप्ट पूछ रहा था, यहाँ फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। तो यूपीएससी के नेचर में आपको परिवर्तन दिख रहा होगा। फिर यूपीएससी के पैटर्न में कैसे बदलाव दिख रहा है। पैटर्न क्या होता है, जैसे ये यूपीएससी सीधे सवाल पूछ रहा था कथन में रख करके, आप देखो यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर क्या कर रहा है यूपीएससी, इस तरह से रख रहा है, तो ये पैटर्न में आपको चेंजमेंट दिख रहा है। तो इस तरह से, ऐसे घबराना नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, ये चीजें ऑटोमेटिक आपके अंदर आने लगेंगी। आगे हम चलते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अभी इसका ऑप्शन तो हमने बता ही दिया था। विदेशी नागरिक विकल्प ए सही क्यों है। विदेशी नागरिक जो बाहर से मान लो यूएस का नागरिक है और ये कहाँ आ रहा है, भारत आ रहा है, ऐसे सिंपल समझो। ठीक, भारत में आकर भारतीय सेवाओं जैसे टूरिज्म है, हॉस्पिटलिटी है, कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज के लोग आकर के भारत में इलाज कराते हैं। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट है, फूड है, इन सब का क्या करते हैं, यूज करते हैं, सेवाओं को लेते हैं, वस्तुएं भी खरीदते हैं, का उपभोग करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। ये सेवाएं भारत में विदेशियों को बेची जा रही हैं। अब वैसे भी तो विदेशियों को बेची जाती हैं। ऐसे सिंपल देखो कि इंडियन में कोई चीज़ प्रोडक्शन हुआ और इंडिया में यूएस को बेचा जा रहा है कोई चीज़, तो यहाँ के नागरिक ही तो चीज़ों को खरीद रहे हैं, यूएस के नागरिक ही तो खरीद रहे हैं इंडिया की वस्तुओं को। तो वो चाहे यहाँ आकर खरीद लें या हम डायरेक्ट इनको बेच दें, ऐसे समझो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सही होता दिखाई देगा। तो विदेशियों को बेची, भले ही सेवाएं भारत की धरती पर ही दी गई हूं, लेकिन भुगतान विदेश से आया है। ठीक, इसलिए इसे सेवा निर्यात या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहा जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं, उदाहरण से समझते हैं। इसको मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें उदाहरण क्या समझना है। मान लो ब्रिटिश नागरिक है, दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल देखने आया वो। ठीक, ये मान लो इंडिया है, इंडिया में दिल्ली है। ठीक, ये दिल्ली, और ये आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन का कोई नागरिक है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा लेट लगेगा दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छे से हमको समझ करके पढ़ना है। ब्रिटेन का कोई नागरिक है, अब ये क्या आ रहा है, भारत आ रहा है, दिल्ली आ गया। ठीक, दिल्ली आया, उसने क्या किया, उसने होटल, दिल्ली में एक होटल में रुका, उसका 10,000 रुपये खर्च हुए। ठीक, फिर उसके साथ साथ टैक्सी भी उसने लिया, 10,000 रुपये टैक्स होटल में खर्च किया उसने, होटल में 2,000 रुपये उसने किया टैक्सी में खर्च किया, और 5,000 रुपये की टिकट ली। ठीक है, किसी चीज़ की टिकट ले ली। टोटल उसका खर्चा कितना हुआ, 10,000, 2,000, 12, 12, 5, 17,000 रुपये उसने खर्च किए। तो ये कुल भारत को मिला, ये पैसा किसको मिला, भारत को मिला। तो इसका मतलब भारत ने अपनी सर्विसेज क्या की, होटल की सर्विस, टैक्सी की सर्विस, टिकट की सर्विस अपने किसको दी, विदेशी को दी। तो निर्यात ही तो किया। बस क्या हो रहा है कि ब्रिटेन का जो ये नागरिक है, भारत की धरती में ही, भारत में ही खरीद रहा है ये चीजें। ठीक है, इसमें अंतर, यह पैसा भारत की विदेशी मुद्रा आय में, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है। अब ये पैसा वही तो करते हैं, जब विदेशी नागरिक मान लो भारत में आते हैं तो करते क्या, वो डॉलर लेकर के आए, तो डॉलर को क्या करते हैं, एयरपोर्ट में एक्सचेंज करा लेते हैं या बैंक में ही एक्सचेंज करा लेते हैं उसको। तो वो क्या होता है, वो फॉरेन एक्सचेंज में जमा हो जाता है। फिर उनको जो है रुपए मिल जाते हैं, रुपए 100 के नोट, 2,000 के नोट, 500 के नोट, ये सब दे दी जाती हैं। कभी हम पढ़ेंगे इस तरह, तो फिर चर्चा करेंगे। इस तरह भारत ने अपनी सेवाएं विदेशी नागरिक को, विदेशी ग्राहक को बेची, तो वो एक तरीके से एक्सपोर्ट ही हो गया। फिर आगे चलते हैं हम,
अब देखिए ये पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टिमुलेट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टिमुलस ये क्या होता है। राजकोषीय प्रोत्साहन ये तो मैंने अलग से लिखा है, क्वेश्चन केवल इतना था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है। अब इन ऑप्शनों को पढ़ो और मुझे ऑप्शन का आंसर बताओ क्या हो सकता है। संभवतः आपने कमेंट में आंसर दे दिया होगा, मैं फिर से चर्चा करता हूं। यह सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में किया गया वृहद निवेश है जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति कर तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करना है। आपको समझ में नहीं आया होगा, सर के ऊपर से निकल गया होगा। फिर दूसरा पढ़ते हैं, यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। थोड़ा सा यहाँ पर आप रोक करके इसको देखना क्या है। फिर यह सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर की गई गहन कार्रवाई है, जैसे कि वित्तीय संस्थान आपके बैंक वगैरह हो गए, जिसका लक्ष्य कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों पर ऋण वितरित करना है जिससे बृहत्तर खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके और खाद्य आपूर्ति या खाद्य स्फीति या इन्फ्लेशन पर अंकुश लग सके। यह सरकार की चरम थोड़ा सा इसको भी देखना, लेकिन ऐसे शब्दों को अभी जब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। चरम निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेशन नीति को अनुसरण करना है। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि वित्तीय उत्प्रेरक होता क्या है। जब तक नहीं पता होगा आप इस सवाल को कर ही नहीं पाओगे। बताओ किसी को पता है क्या इसके बारे में। अब देखिए फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है कि जैसे मान लो कि देश की स्थितियां गड़बड़ है, देश की स्थितियां क्या, मान लो मंदी की स्थिति में लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो डिमांड नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, सरकार क्या करेगी, दो तरीके से पैसा देती है। एक तो राजकोषीय प्रोत्साहन देती है कि योजनाएं दे देगी, टैक्स में छूट दे देगी, मान लो टैक्स कम कर देगी, और दूसरी तरफ आपकी मौद्रिक नीति में परिवर्तन करती है। ठीक है, मौद्रिक नीति में परिवर्तन कैसे करेगी कि आपकी जैसे ब्याज दर कम कर देगी, बैंकों से बोल देगी कि आपके जो है ब्याज दरों को कम कर दे। तो आप क्या करोगे, आपके पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो आप डिमांड क्रिएट करोगे। तो मंदी की स्थिति से निपटने के लिए एक काम ये किया जा सकता है। अब इसको इंप्लीमेंट करो कि जैसे कोविड के टाइम पे सरकार ने क्या किया था, कोविड के टाइम पे स्वनिधि योजना, रेडी पटरी वाले जो कर्मचारी हुआ करते थे, मान लो कि वो खीरा बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, उनको जो है 10,000 रुपये सरकार बिना कोलेट्रल के, मतलब बिना किसी कोई जमा राशि के या कोई सर्टिफिकेट लेते हुए उनको 10,000 रुपये दे रही थी, बांट रही थी कि ले लो इसको, जो है किसी तरीके से लोगों के पास पैसा जाए और वो क्या करें, डिमांड क्रिएट करें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सरकार काम करती है। तो दो तरीके से करती है। तो सरकार का मूल काम क्या हो गया, देश की अर्थव्यवस्था या मंदी की स्थिति से निपटने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से काम करना। तो अब फिर से ऑप्शन पढ़ो कि यह सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में किया गया वृहद निवेश है जिसका, पहले अब तो वृहद निवेश बोल रहा है, स्थिति वैसे मंदी की है, अगर हम उस पर निवेश कर देंगे डिमांड ही नहीं क्रिएट होगी तो तब तो फेल हो गए। तो ये क्वेश्चन आपको वैसे ही गलत लग रहा है। इसका लक्ष्य माल की आपूर्ति पर तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करना है। ऐसा बढ़ी हुई मांग कहाँ हुई, मंदी में स्थिति तो मांगी डिमांड ही नहीं हो रही है, और डिमांड नहीं हो रही तभी तो हम ऐसा कर रहे हैं कि लोगों तक पैसा पहुंचाना है। तो मंदी की स्थिति से कुल मिला के निपटना, देश की अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में, तो इसलिए स्टिमुलस किया जाता है। तो पहला आपसे ऐसे गलत हो गया। यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ये हो सकता है, लेकिन अभी हम नीचे और भी ऑप्शन पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यह सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों, बैंकों को दिया तो जाता है, ठीक है, बैंकों को पैसा दे दिया गया कि भाई दे दो, वित्तीय संस्थानों पर की गई गहन कार्रवाई जिसका लक्ष्य कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों को ऋण वितरित कराना है जिससे वृहद खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके और खाद्य स्फीति पर अंकुश लगे। मंदी की स्थिति में तो केवल खाद्य सामग्री थोड़ी आती है, इसमें तो और भी सामग्री आ गई। मान लो कार है, कार में भी मान लो प्रोडक्शन हुआ कार का, या बाइक का प्रोडक्शन हुआ, साइकिल का प्रोडक्शन हुआ, या मेडिकल की चीज़ों में प्रोडक्शन हुआ। अब डिमांड ही नहीं क्रिएट हो रही है, ईशा ना करे मेडिकल की चीज़ें, मेडिकल को हटा दो, साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, और भी चीज़ें जो है उनका भी तो डिमांड नहीं हो रहा है। केवल खाद्य सामग्री से ही क्या लेना देना है। तो इसमें खाद्य सामग्री नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में, तो पूरी समग्र अर्थव्यवस्था के बारे में ये इंप्लीमेंट, ये तीसरा कथन सही नहीं होगा। फिर चौथा कथन पढ़ते हैं, यह सरकार की चरम निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेशन नीति का अनुसार। वित्तीय समावेशन कहाँ करना है, मंदी की स्थिति से निपटना है ना हमको। तो वित्तीय समावेशन क्या होता है, वित्तीय समावेशन का मतलब है जैसे बैंक खोल देना। तो बैंक में तो केवल आपका मान लो सरकार ये क्या करेगी, ये फिस्कल स्टिमुलस में दो तरीके से काम होता है ना, एक तो मौद्रिक पक्ष में मौद्रिक नीति की तरफ परिवर्तन करना, एक राजकोषीय नीति में परिवर्तन करना, सरकार टैक्स कम कर देगी। तो इसमें तो केवल बैंकों को ही दिया जा रहा है, वित्तीय समावेशन बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। ये सरकार की योजनाएं भी आएंगी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये वित्तीय समावेशन से रिलेटेड नहीं है। वित्तीय समावेशन में योजना लोगे और तो खर्च करना पड़ेगा वित्तीय समावेशन के लिए। मान लो सरकार जो है कोई योजना लाई तो उसके लिए तो और पैसा देगी मार्केट में, मतलब खर्च करेगी पैसा योजनाओं के माध्यम से। लेकिन यहाँ तो मंदी है, मंदी की स्थिति में लोगों की डिमांड को पूरा करना है। डिमांड को पूरा करने के लिए आपको पता है कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना पड़ेगा। तो आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से पहला क्वेश्चन, बी क्वेश्चन ज़्यादा सही लग रहा है। कई लोग डी में भी अटक जाएंगे, लेकिन डी नहीं है, सबसे बेहतर आंसर इसमें जो है बी आंसर सबसे उपयुक्त लग रहा है। तो हम इसके बारे में भी और आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, बी आंसर है। वित्तीय उत्प्रेरक फिस्कल स्टिमुलस का अर्थ होता है
फिस्कल स्टिमुलस का अर्थ होता है सरकार द्वारा राजकोषीय नीतियों, इसमें मौद्रिक नीति भी होती है, जैसे सरकारी व्यय बढ़ाना, करों में कटौती करना, सब्सिडी देना आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था की मांग और गतिविधियों को बढ़ावा देना होता है। इसका उद्देश्य होता है मंदी या धीमी वृद्धि के समय आर्थिक गतिविधियों को गति देना। फिर रोजगार का सृजन करना, भाई मंदी की स्थिति में है तो क्या होगा, कंपनियां जो है, लोगों को प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मान लीजिए कंपनी है, ठीक, मारुति कंपनी का उदाहरण ले लेते हैं हम। मारुति कंपनी है, इसने कार का प्रोडक्शन किया, अब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं कार का, और जब कार का डिमांड नहीं हो रहा तो कार बिक नहीं रही है, जब कार बिक नहीं रही है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो यहाँ पर कर्मचारी को पैसा दे रही है कंपनी, तो वो कुछ कर्मचारियों को बाहर कर देगी, तो बेरोजगार हो गए कर्मचारी। तो उनको कम करने के लिए सरकार क्या करती है, लोगों को अंदर पैसा देती है। पैसा कैसे देगी, या तो ब्याज दर घटा देगी, इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, और यह क्या कर देगी, राजकोषीय नीति में परिवर्तन कर देगी, टैक्स कम कर देगी, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा मार्केट में, जब पैसा ज्यादा होगा तो लोग डिमांड करेंगे। तो यही काम तो कर रही सरकार। तो रोजगार का सृजन होगा, इसका उद्देश्य क्या होता है, अगर सरकार ऐसा करेगी तो उद्देश्य क्या होगा, कोविड-19 के समय में स्वनिधि योजना को याद कर लीजिए, उससे भी याद आप कर सकते हो, उपभोग और निवेश को प्रोत्साहित करना। फिर विकल्प ए सी डी बहुत संकीर्ण या विशेष क्षेत्र पर सीमित है, वही तो मैं कह रहा हूं, विशेष क्षेत्र। तो डी वाला ऑप्शन विशेष क्षेत्र, वित्तीय समावेशन, केवल वित्तीय समावेशन क्या है, हर चीज में जो है आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो राजकोषी, इसको बारे में और वित्तीय उत्प्रेरक के बारे में और अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर समझाना बहुत ज़्यादा वो नहीं हो पाता, आप जो है अपने स्तर से भी कुछ चीज़ों को देखिए। फिर आगे पढ़ते हैं, सरकार वित्तीय उत्प्रेरक क्यों करती है। मंदी या धीमी वृद्धि के समय जब अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो जाती है तो बेरोजगारी बढ़ती है और मांग घट जाती है। आपको पता है मंदी या ग्रोथ धीमी होगी। ग्रोथ कब धीमी होगी, जब आप डिमांड नहीं करो, प्रोडक्शन कम होगा तभी तो आपकी ग्रोथ धीमी हो जाएगी। अब देखिए एक एक शब्द को बहुत डीप में जाकर नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि ये क्लास नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर हम आपको पीवाईक्यू दिखा रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि आपने 1-1.5 साल तैयारी करी होगी, इन बेसिक चीज़ों को पढ़ा होगा। फिर निजी निवेश और उपभोग कम होने पर जब लोग खर्च कम करते हैं और उद्योग निवेश नहीं कर रहे होते हैं तो सरकार आगे बढ़कर खर्च करती है। आपको यही चीज़ें तो मैंने बताई कि सरकार, अब हम डिमांड नहीं क्रिएट हो रही तो सरकार ने क्या करती है, वित्तीय उत्प्रेरक का भूमिका निभाई। फिर आर्थिक झटकों के साथ, जैसे महामारी आ गई, अभी आई ना कोविड-19, युद्ध हो गई या वैश्विक वित्तीय संकट आ गई, इससे आपको पता है 2008 की मंदी के बारे में पढ़ना, 1929 की मंदी के बारे में पढ़ना, ये इनमें क्या ऐसा हुआ था। तो जब आप वर्तमान की चीज़ों को पढ़ते हो तो उसको जो है इंप्लीमेंट किया करो, पीछे की चीज़ें से, इतिहास से हमें सीखने को मिलता है। उत्पादन दोनों प्रभावित होते हैं। फिर रोजगार सृजन के लिए सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे सड़क, बिजली, रेल, बिजली पर खर्च करके सरकार नौकरियां पैदा करती है। तो रोजगार सृजन एक तो इनके माध्यम से हो जाए, सार्वजनिक परियोजनाएं, प्रोजेक्ट ले आई, तो इनसे क्या होगा, एक तो ये बेहतर हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर हो जाएगा, तो लोगों की डिमांड करेंगे तो लोगों को जो है आसानी से चीज़ें उपलब्ध होने लगेंगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास रोजगार का सृजन होगा। जो रोजगार वहाँ से निकाले गए थे कंपनियों से, मान लो मारुति कंपनी हमने उदाहरण लिया था आपसे, तो मारुति कंपनी से जो हमने कर्मचारी को निकाल लिया तो उनको रोजगार मिल जाएगा। तो रोजगार के लिए भी एक उदाहरण, ये तो हमने एक उदाहरण डाल दिया, सड़क, रेल, बिजली, और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। फिर विश्वास बहाल करने के लिए, जब लोगों और उद्योगों का भरोसा टूटता है तो सरकार के खर्च और कर रियायतें उन्हें फिर से सक्रिय करती हैं। ठीक, तो ये जब सरकार खर्च करती है तो लोग फिर से विश्वास जुटाते हैं और फिर से निवेश करने लगते हैं, चीज़ों को खरीदने लगते हैं। अब आपको ये पढ़ना है कि वित्तीय उत्प्रेरक कब करती सरकार, तो मंदी की स्थिति में, वही चीज़ें जो हमने, जीडीपी लगातार घट रही हो तो सरकार, अब आपको यही तो पता था कि कोविड-19 में जब सेकेंड वेव आई तो लगभग क्या हुआ कि हम -23 पॉइंट नीचे चले गए ग्रोथ रेट में। अभी इसको कभी हम चलेंगे, वी शेप में आ गए थे, ठीक है, वो हम कभी चर्चा करेंगे, अभी आपको उसके बता दिया। उच्च बेरोजगारी, जब बड़ी संख्या में लोग काम से बाहर हो गए। मांग में गिरावट, जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की खपत कम हो जाए। असाधारण संकट जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, इस तरह से योजनाएं भी सरकार देने लगती है। फिर डिफ्लेशनरी प्रेशर, जब कीमतें लगातार गिर रही हों और लोग खर्च करने से बच रहे हों, तब क्या होता है कि सरकार इस तरह का काम करती है। आगे चलते हैं, हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जाते हैं। अब कौन कौन से हैं, घरेलू मुद्रा का मूल्यन, डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी, निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक एफडीआई आए तथा एफआईआई, इसी को एफपीआई बोल देते हैं, से अधिक निधि आए। उपयुक्त में से कौन सी क्रिया या क्रियाएं चालू खाते के घाटे को घटाने में सहायक साबित होती हैं। अब आपको तुरंत बीओपी पता होना चाहिए कि बीओपी क्या होती है। तुरंत संरचना, जैसे प्रश्न देखो तो तुरंत ऐसे देख लो। पहले तो ये प्रश्न करो, इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है, फिर मैं इसको समझाऊंगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने आंसर दे दिया होगा। अब पहले से हम बीओपी को देख लेते हैं। बीओपी में आपको पता है कि एक आपका करंट अकाउंट होता है, एक आपका कैपिटल अकाउंट होता है। तो कैपिटल अकाउंट में आपको एफडीआई, एफपीआई ये सब आते हैं ना, कैपिटल अकाउंट हो गया। अब आपको इसमें पढ़ो कि घरेलू, आपको क्या करना है, चालू खाता घाटा क्या होता है, सीएडी क्या होता है,
करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट ये है, अब इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में क्या होता है कि करंट अकाउंट में वस्तुएं सेवाएं आती हैं, तो आप जो है डेफिसिट क्या हो गया, डेफिसिट मतलब घाटा। घाटा कब होगा, जब आप निर्यात जो है कम कर रहे हो, जब आप एक्सपोर्ट क्या है कम कर रहे हो और बाहर से इंपोर्ट जो है क्या कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, तभी तो आपको घाटा होगा। कि आप मान लो 100 रुपए की चीज़ें बाहर बेच रहे हो और बाहर से 200 रुपए की चीज़ ले रहे हो, तो 100 से 100, 200 से 100 घटाओगे तो 100 रुपए का आपको घाटा हो रहा है। यही चीज़ तो है, सिंपल समझो ऐसे। तो इसमें जो निर्यात है इसको बढ़ावा कैसे मिल सकता है, या तो घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कर दो। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, डिवेल्युएशन। डिवेल्युएशन का मतलब होता है, इंग्लिश में जरूर देख लिया करो, क्योंकि हिंदी में डेप्रिसिएशन को भी अवमूल्यन लिखता है और डिवेल्युएशन को भी अवमूल्यन लिखता है। अभी जो है 90 रुपए के पार हमारा जो है रुपए पहुंच गया है, तो वो डेप्रिसिएशन है, वो डिवेल्युएशन नहीं है। डिवेल्युएशन क्या होता है, चाइना करता है ज़्यादातर, कि पैसों को जानबूझकर गिरा देता है, जानबूझ करके पैसे को क्या कर देता है, गिरा देता है। और जब पैसे गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, निर्यात बाहर मार्केट में चीज़ों को सस्ती दर पे बाहर बेचते हैं, तो हमारे वस्तुओं की डिमांड होती। कभी हम समझाएंगे इसको, वैसे एक वीडियो मैंने इस पे डाल रखा था, आप चाहो तो उसको देख लेना बुलियन पे। फिर निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता, तो जब मैं कटौती, अब ये तो उल्टा हो जाएगा ना सीएडी के लिए। अब जब निर्यात में प्रोत्साहित करोगे, जब निर्यात को प्रोत्साहित करोगे तभी तो हमारा सीएडी बेहतर होगा। यही एक्सपोर्ट हमको बढ़ाना है, कुल मिला के एक्सपोर्ट बढ़ाएगा तो हमारा सीएडी जो है, ये सीएडी जो है ये घटेगा। तो ये तो उल्टा हो गया। दो, तो दो के आधार पे, जैसे आपको एक पता चल गया, अब दो के आधार पे आप हटाओ, या तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब दो क्वेश्चन में फंसे, अब ये दो क्वेश्चन में आपको कैसे सही करना है इसको। अभी उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में एफडीआई, अधिक एफडीआई आए और एफआईआई आए, मतलब कैपिटल अकाउंट, इसके बारे में भी बोल रहा है। तो इसका ये भी तो सीएडी का ही भाग होता है एक तरीके से। तो जब ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या आएगा, एफडीआई आएगा। तो ये सीधी सी बात है कि हम उन नीतियों को लागू करना जिससे एफडीआई और एफआईआई, मतलब एफपीआई ज्यादा है, तो उन नीतियों को लागू करेंगे तो बिल्कुल सही। तो तीसरा भी हमको कथन सही लग रहा है। दूसरा, इसमें कटौती की जगह बढ़ोतरी लिख देता, ये आर्थिक सहायता में मदद करे, तब तो हम ये तीन हो जाता है, 1, 2 और 3। लेकिन यूपीएससी ने देखो लॉजिक लगा के उसने ऐसे ऑप्शन रखे हैं कि आप दो को तो हटा लोगे। अब पहला क्वेश्चन आपने वैसे भी सही कर लिया है, तो इस आधार पर आपका डी ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी रखता है, आप परेशान मत होना। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे किया जाता है। बाकी इसके बारे में हम लोग विस्तार से यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अब क्या होता है चालू खाते का घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। जब सीएडी तब होता है जब किसी देश का आयात निर्यात से अधिक हो, मतलब हम बाहर से चीजें ज्यादा खरीदें, इंपोर्ट जो है ज्यादा करें और एक्सपोर्ट क्या करें, कम करें। समझ गए ना, यही चीज तो मैंने बताई, इंपोर्ट क्या करें, ज्यादा करें और एक्सपोर्ट कम करें। इसको समझ लेना। अब इसको यहां पर छोड़ दो, पहले मैंने समझा दिया है। निर्यात से अधिक होता है और विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन होता है। मान लो कि डॉलर में चीजें बाहर जाएंगी, जिससे घटाने के लिए या तो निर्यात बढ़ाना होगा या आयात घटाना होगा। फिर पूंजी खाते से विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाना होगा। विदेशी मुद्रा प्रवाह कैसे बढ़ेगा, जब हमारे यहाँ डॉलर आएगा। फिर विकल्पों का विश्लेषण, घरेलू मुद्रा का मूल्यन, अमूल्यन डिवेल्युएशन। अमूल्यन से निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। भाई एक चीज तो सही हो गई कि मान लो कि आपने पैसे का, जैसे चाइना करता है, तो क्या करता है उसने अपने रेट, पैसे का रेट घटा दिया। मान लो उसकी युआन जो वहाँ की करेंसी है, रेनमिनबी है मान लो, तो वो करेंसी उसने क्या कर दिया, जो 100 रुपए की जो चीजें पहले मिल जाती थी 100 रुपए में, अब 100 रुपए मान लो कि 10 टमाटर मिलते थे, अब उसने उसको घटा दिया था। अब इसी 100 रुपए में 10 टमाटर ने मिलकर के उनको 20 टमाटर मिलने लगे। पहले 10 टमाटर मिलते थे, अब क्या हो गया, 20 टमाटर मिलने लगे। तो उसने क्या कर दिया, ये चीज तो सही कर दी। तो अब 20 टमाटर से उसने टमाटर का केचप बनाया। केचप को जो है भाई यहाँ पर जो लोग होंगे वो ज्यादा से ज्यादा केचप टमाटर खरीदेंगे, और टमाटर से उसने क्या किया, टमाटर से केचप बना लिया, टमाटर की चटनी बना ली। और टमाटर की चटनी को उसने वैश्विक मार्केट में सस्ती दर पर बेची। मान लो सब जगह जो है 100 रुपए की बोतल मिल रही है, चाइना उसको जो है 80 रुपए में भी बेच रहा है। आपको पता है ना, चाइना का माल सस्ते में तो 80 रुपए में बेच रहा है। तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सस्ती चीजें खरीदेंगे। वैश्विक मार्केट में ये होता ही होता है। तो ये क्या होता है, मूल्यन इसी को कहते हैं। लेकिन क्या होता है, एक चीज में तो सही है, अब उसने 100 रुपए की चीज में 20 टमाटर तो खरीद लिया, लेकिन अब बाहर की जो आयातित वस्तुएं खरीदोगे तो उसके लिए तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना। तो जो मार्केट बाहर से आयात ज्यादा करती उसके लिए तो नुकसान है। तो चाइना इस चीज में अपने आप को कंट्रोल किया कि वो बाहरी चीजों को बहुत कम खरीदता है, वो अपनी चीजों को या मार्केट में बेच लेता है, इसलिए वो कर पाता है। हमारी वाली अर्थव्यवस्था के लिए ये बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है, तभी हम डिवेल्युएशन जल्दी नहीं करते ही नहीं कि ये नहीं। अमूल्यन से निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है, ये चीज मैंने बता दिया आपको। इससे निर्यात बढ़ सकता है और आयात घट सकता है। निर्यात तो बढ़ेगा, निर्यात के लिए तो बेहतर है, आयात घट जाएगा। हम महंगी चीजें क्यों खरीदेंगे, क्योंकि ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और सीएडी, इसका परिणाम क्या होगा, सीएडी कम होगा। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती ये तो विकल्प नहीं हो सकता ना। इससे निर्यात महंगे हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा घटेगी, तो इससे सीएडी हम कैसे पूरा कर पाएंगे, सीएडी को कैसे घटा पाएंगे। तो निर्यात घटने से सीएडी बढ़ सकता है, सीएडी बढ़ सकता है ये विकल्प के माध्यम से। इसीलिए तो विकल्प हमने इसलिए मददगार नहीं होगा, इसलिए हमने इसको हटा दिया। एफडीआई और एफआईआई, इसी को हम एफपीआई बोलते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने वाली नीतियां, जैसे कि लाल फीताशाही,
और विकेंद्रीकरण, कई विंडो को खोल देना जिससे एनओसी लेने में सहायता हो जाए। इससे विदेशी जो सरकारें हैं, विदेशी जो इन्वेस्टमेंट है वो आसानी से भारत में आ पाएंगे। तो ऐसी नीतियों को लागू करना जैसे कि गवर्नेंस बहुत बेहतर कर देना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना, इस तरह की नीतियां आप लाओगे तो ऑटोमेटिक एफडीआई आकर्षित होगा। तो यह पूंजी खाते में विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ाता है। ये चालू खाते घटे सीएडी को सीधे नहीं घटाता, बल्कि पूंजी खाते से सीएडी को वित्त पोषित करता है। वही चीज मैंने जो समझाई थी ना आपको कि बीओपी में दो चीजें होती है, एक तो करंट अकाउंट हो गया, एक आपका कैपिटल अकाउंट हो गया। तो कैपिटल अकाउंट सीएडी से डायरेक्ट लिंक नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से लिंक करेगा, यानी सीएडी को मैनेज करने में मदद करता है, पर रिड्यूस करने में नहीं, लेकिन मैनेज करने में मदद करता है। तो तीसरा कथन अप्रत्यक्ष रूप से सीएडी को घटाने में मदद करता है, इसलिए इस कथन को सही मान लेते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा डीप में मत जाना, सिंपल होता है ये सवाल। बहुत ज्यादा अगर आपने पढ़ा, ये बहुत ज्यादा डीप में जाने की कोशिश करी, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करी, तो आप पीछे चले जाओगे। इसलिए आपको बिल्कुल सिंपल वे में चीजों को समझना है और फिर करना है। फिर आगे हम चलते हैं। भुगतान संतुलन क्या होता है, बीएपी क्या होता है। बीओपी भुगतान संतुलन थोड़ा सा पढ़ने में हो जाती हैं गलतियां, क्योंकि समझाते समझाते स्टेट फ्लो जो है कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो भुगतान बीओपी किसी देश के निवासियों द्वारा किए गए सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का रिकॉर्ड होता है। आपको पता है बीओपी में यही चीज़ें तो दर्ज होती हैं भाई। यहाँ से वस्तुएं जो है करंट अकाउंट से सेवाएं बेची गई, सेवाएं ली गई, इसका पूरा खाका तैयार होता है। यहाँ तो हमने सिंपल वे में समझ लिया जो, लेकिन सरकार जब करती है तो बड़ा जो है पचड़ा वाला काम होता है। यह विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए की सापेक्ष मांग को मापता है। ठीक है, वो सब चीजें, वो विनिमय दरों और आर्थिक स्थिरता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ये तो पता ही है आपको। इनमें कुछ भी ना समझ में आए तो बता देना मुझको। भुगतान संतुलन के घटक जैसे चालू खाता, पूंजी खाता, आपको पता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। भुगतान संतुलन के दो प्रमुख घटक होते हैं, बीओपी है, ये बीओपी सिंपल, बार बार हम वही चीजें, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक, जो करंट अकाउंट है, चालू खाता है, इसमें वे लेन देन शामिल होते हैं जो किसी देश की परिसंपत्तियों, एसेट या देनदारियों, लाइबिलिटीज की स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आपको एसेट और परिसंपत्ति, मान लो कि कोई बाहर से देश से भारत में पैसा लगाया, तो मान लो वो अपने देश की एसेट को यहाँ पर लगा रहा है, तो उसको यही तो होता है। या तो हमारे देश की कोई कंपनी यहाँ से अपनी वस्तुओं को उठा करके विदेश में स्थापित की, तो उसी को तो ये बोलते हैं। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो हमने कोई वस्तु बाहर से ली, उधार लिया, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई, ना, कोई वापस हमको करना है। तो वही चीज है, स्थिति में परिवर्तन करना। अब इसमें देखो, इनको नहीं शामिल किया जाता पर संपत्ति, ये तो आपके कैपिटल अकाउंट में आएगा। फिर व्यापारिक वस्तुएं, जिसमें व्यापार संतुलन को दर्शाने वाले भौतिक आयात और निर्यात व्यापार शामिल होते हैं। घाटा निर्यात की तुलना में अधिक आयात को दर्शाता है। घाटा कब होगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा आयात करेंगे, इंपोर्ट हमारा ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। इंपोर्ट जो है हमारा ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। इंपोर्ट हमारा ज्यादा होगा। आदर्श वस्तुएं जैसे सेवाएं, इनको आप देख नहीं सकते ना, तो ये आदर्श होती हैं। वस्तुओं को तो मान लो चॉकलेट जा रही है, चॉकलेट को तो अपने हाथ से पकड़ के देख लिया, लेकिन आप सेवा दे रहे हैं, जो बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं, बीमा आईटी कंपनियां दे रही हैं, परिवहन जो सेवाएं दी जा रही हैं, तो वो सब क्या होता है, वो यही होता है। तो इसमें सेवाएं जैसे कि बैंकिंग, बीमा, आईटी, पर्यटन, परिवहन आदि, स्थानांतरण जैसे उपहार, अनुदान, धन प्रेषण आदि, और कारक आय जैसे निवेश से अर्जित आय, ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। लेकिन ये भी चालू खाते में ही शामिल की जाती है। पूंजी खाते में यह एक विशिष्ट अवधि में देश की एसेट्स और देनदारियों में हुए शुद्ध परिवर्तन को दर्शाता है। क्योंकि हम कहीं विदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या विदेश से कोई व्यक्ति आकर के हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो हमारे लिए क्या हो गया, मान लो कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आके एसेट का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो हमारे लिए वो क्या होगी, लाइबिलिटी, उनके लिए एसेट हो गई। हम विदेश में जाकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो एसेट हो गई, उनके लिए लाइबिलिटी होगी। तो ये उल्टा होता है, कभी हम इस पर चर्चा करेंगे। परिसंपत्तियां मतलब एसेट क्या होती है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी संस्थागत निवेशक, एफआईआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसी को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं। जैसे निवेशों को दर्शाता है जो आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए आवश्यक है। देयताएं क्या होती हैं, यह वाणिज्यिक उधार, ऋण और पूंजी जैसे कारकों को भी दर्शाता है। ये भी आपका इसी में आ जाएगा। समझ में आ गया ना कि ये सब हमारे लिए देयताएं हो जाती है। फिर बीओपी का हम समझ लेते हैं कि बीओपी में दो अकाउंट होते हैं, एक तो करंट अकाउंट हो गया और आपका कैपिटल अकाउंट हो गया। करंट अकाउंट में क्या होता है, मर्केंडाइज चीजें या विजुअल, इसको विजुअल भी बोल देते हैं, जिसको आप देख सकते हो। इनविजुअल जैसे सेवाएं वगैरह होती है, उनको इनविजुअल में रख देते हैं। तो इसमें आपको गुड्स और सर्विस जो आप करते हो, तो इसमें आ जाती है करंट अकाउंट में। तो गुड्स आपकी जो आप देख सकते हो, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स, वस्तुओं को जो करते हो। इनविजुअल मतलब सर्विसेज आ जाती है, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज। भाई एयरटेल है, वो वोडाफोन है, वो बाहर भी तो काम कर रही है, हमारे यहाँ भी काम कर रही है, तो वो आपकी बैंकिंग सर्विसेज है। जो बाहर विदेशों में काम कर रही होती बैंकें हमारी, और बाहर की भी बैंकें, आपको पता होगा एचएसबीसी कंपनी, एचएसबीसी बैंक जो है वो भारत के अंदर भी काम कर रही होती है। फिर फैक्टर इनकम जैसे एम्प्लॉइज कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड ऑन एसेट अब्रॉड। अब इनके रूप में हमको बाहर से प्रॉफिट मिलता है,
इंटरेस्ट ब्याज मिलता है, डिविडेंड मतलब लाभांश मिलता है, ये बाहर से हमको प्राप्त होता है। तो ये फैक्टर इनकम हो गया। फिर इसका ट्रांसफर, हस्तांतरण, यही हम पीछे पढ़ रहे थे, स्थानांतरण या हस्तांतरण, इसको हस्तांतरण बोलते, लिख दो हस्तांतरण, ठीक है। जो एक तरफा होता है, गिफ्ट हो गया, ग्रांट्स हो गया, रेमिटेंस हो गया, ये सब इसमें रखा जाता है। तो यूपीएससी पूछ लेता है, एक प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने, वो प्रश्न मैंने यहाँ लगाया नहीं है, पूछ लिया कि रेमिटेंस को किस में रखते हैं, करंट अकाउंट में रखते हैं कि कैपिटल अकाउंट। अब आपको दिमाग में होगा कि रेमिटेंस पैसा होता है, पैसा बाहर से आ रहा है तो वो कैपिटल में होगा, तो ऐसा नहीं है। फिर ऐसे यूपीएससी गिफ्ट को भी पूछ लेगा, ग्रांट को भी पूछ लेगा, कुछ घुमा करके पूछ लेगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे से बार बार पढ़ना है, देखना है, ये प्रश्न आपके आराम से हो जाएंगे। कैपिटल अकाउंट में क्या है, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई, यही एफआईआई भी बोलते हैं इसको, अभी लिखा भी हुआ था ऊपर, ये लिखा हुआ है। फिर लोन, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, मतलब बाहर से आपने लोन लिया तो वो भी आपका कैपिटल अकाउंट में होगा। बैंकिंग कैपिटल, एनआरआई डिपॉजिट, ये सब भी आपकी उसी में आ जाएगी। इनमें से कुछ भी आपको दिक्कत करे तो आप एक बार पूछ लेना मुझसे। अगला सवाल है, इसको पढ़िए। स्फीति दर मतलब इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर में होने वाले तीव्र वृद्धि, मतलब उसमें जो है बढ़ोतरी, मतलब उसमें वृद्धि जो है बहुत तीव्र ढंग से हुई है, का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव, बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? अब आपको बेस इफेक्ट पता होना चाहिए, बेस इफेक्ट होता क्या है। इस प्रश्न को करिए, क्या हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इसको कर लिया होगा। यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है। अब आपको बेस इफेक्ट नहीं पता होगा तो ये प्रश्न नहीं कर पाओगे। इसी के लिए तो बेसिक नॉलेज चाहिए। बेसिक चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी तो आप जाकर के पहले बेस इफेक्ट पढ़ो। बाकी ये प्रश्न को देखो, कॉमन सेंस भी लगाओ। यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है। यह विगत वर्ष मतलब पिछले वर्षों में की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। अब आप इनमें से क्या सही हो सकता है, आप कॉन्सेप्ट करो। अब इसको लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि बेस इफेक्ट क्या होता है। एक आता है बेस ईयर भी होता है, तो बेस ईयर से हम महंगाई को नापते हैं, तो क्या हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या, इसमें कहीं कुछ दिया है क्या ऐसा कुछ मिलता जुलता। तो जब आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपने पता लगा कि फसलों से इसका क्या लेना देना, तो इसको हटा देंगे। तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का बेस इफेक्ट क्या लेना देना। ये सीधे एक शब्दावली है, और ये शब्दावली को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी ये कर पाओगे। बाकी आप कॉमन जैसे नहीं पता है तो तुरंत आपको बेस ईयर तो पता होगा। जब आप महंगाई बाई कॉन्सेप्ट पढ़े होगे तो महंगाई को कैसे हम नापते हैं, तो पीछे की तुलना से नापते हैं कि भाई आप भी घर में चर्चा जब करते हो, मान लो बेस ईयर भी आपको नहीं पता, सिंपल आपको ये पता कि घर में की महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो महंगाई कैसे बढ़ गई। मान लो आप पिछले महीने गए राशन लेने गए तो आपका 5,000 में राशन आ गया था। अब मान लो अगले महीने गए मतलब इस समय गए तो पता चला 6,000 में आ गया वही राशन सेम। तो आपको पता कि पिछले महीने से तो आप तुलना कर रहे हो। तो सरकार में भी एक बेस ईयर होता है कि मान लो कि 2011-12 इस समय मान लो, अब वो चेंज होने वाला है तो 11-12 मान के चलो कि 2011-12 है, तो 2011-12 के ईयर में मान लो 100 रुपए की कोई एक बिस्किट का पैकेट था, ठीक। अब वही बिस्किट का पैकेट अब 2026 में 100 रुपए का ना होकर के 120 रुपए का हो गया। तो आपने तुलना करें कि पहले यार 100 रुपए का मिल जाता था, अब 120 का मिल रहा है, इसका मतलब 20 रुपए जो है बढ़ गए। तो ये महंगाई कैसे आपने तय करी, बेस पीछे के प्रभाव से। तो यही जो इफेक्ट दिखता है इसी को हम बेस इफेक्ट बोल देते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आप पढ़ो तो इसको बिल्कुल सेम आपको समझ में आ जाएगा। यह विगत वर्षों की कीमतों पर स्फीति मतलब इन्फ्लेशन रेट की गणना पर आया प्रभाव है। रेट की गणना में आया प्रभाव को ही हम यहाँ पर शामिल करते हैं। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर तो समझाने के संदर्भ में थोड़ा बहुत बताते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में भी कर लेंगे। सी विकल्प सही है। आधार प्रभाव बेस इफेक्ट का अर्थ होता है जब वर्तमान वर्ष की मुद्रास्फीति दर इन्फ्लेशन रेट की गणना करते हैं तो यह पिछले वर्ष की कीमतों बेस ईयर प्राइस पर आधारित होती है। मान लो वही चीज मैंने बताया कि पिछले साल मान लो कि 2011-12 में कोई वस्तु 2011-12 में 100 रुपए की थी, मान लो ये बिस्किट का पैकेट पार्ले जी के बिस्किट 100 रुपए में था, उदाहरण से समझ रहे हैं। अब क्या होगा 2025-26 में इसकी कीमत क्या हो गई 120 रुपए हो गई। 120 रुपए का वही पार्ले जी का पैकेट मिल रहा है। तो ये 100 रुपए से 120 रुपए की कीमत में परिवर्तन आया, कितना रुपए का 20 रुपए का। तो ये जो परिवर्तन दिख रहा है इसी को हम बेस रेट या बेस इफेक्ट बोल देते हैं। ये पिछले वर्ष कीमतें असामान्य रूप से बहुत कम होती थी, जो वर्तमान वर्ष की कीमतें थोड़ी बढ़ने पर ही स्फीति दर अधिक दिखाई देती है। यही दर होती है जो स्फीति दर दिखाई देती है। अब इसका आप रेट भी निकाल सकते हो कि मान लो 120 था तो 20 परिवर्तन मतलब 20 महंगा दिखा, पहले 100 रुपए की कीमत थी और इसका अंतर निकालिए तो हमने 20% की दर से बढ़ गया, 20% हो गया ना, तो यही दर होगी रेट। इसके विपरीत यदि पिछले वर्ष कीमतें असामान्य रूप से बहुत अधिक थी, जो वर्तमान वर्ष की कीमतें बढ़ने पर भी स्फीति दर कम दिखाई देती। मान लो इसके विपरीत यदि पिछले वर्ष कीमतें असमान रूप से बहुत अधिक थी, मान लो किसी कारण से या कोई महामारी आ गई या किसी कारण से वस्तुएं महंगी हो गई, मान लो 100 रुपए की चीज़ थी वो अब 120 की हो गई। अब इस समय फिर से कोई स्थिति समान हुई तो फिर 100 रुपए की कितने लगी, तो आप कहोगे यार ये तो चीज़ें कम में मिल रही, सस्ती मिल रही है, तो उसको नहीं देखा जाता। क्योंकि कोविड टाइम से आप अगर क्यों सरकार अभी बेस ईयर को हटा दिया, क्योंकि 2017-18 के आसपास बेस ईयर रखना चाह रही सरकार, लेकिन बेस ईयर 2017-18 इसलिए रख पाया क्योंकि उस समय
उनको वो स्थिति जो है नहीं दिखाई दे रही थी कि हम इसको रख सकें। फिर उन्होंने 2020 का लिया कि 2020 का ले लें, क्योंकि उस समय कोविड आ गया। 2021 में स्थिति कोविड की समय थी, तो वैसे भी चीज़ें बहुत सारी महंगी थी, मतलब आर्थिक स्थिरता बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, तो चीज़ें महंगी थी, तो उसको भी नहीं ले सकते। हम ऐसा वर्ष लेते हैं बेस ईयर में जो संतुलित हो, जहाँ से तुलना करना हमारे लिए आसान हो। ठीक है, तो ऐसी कीमतों, वर्ष की कीमतें बढ़ने पर स्फीति दर कम दिखाई देती है, तो वो हम उल्टा हो जाता है, तो वो हम नहीं रखते हैं। लेकिन हम लोग ये कैसे काम करता है, इसका आधार क्या, तुलना का आधार क्या है बेस का? तुलना का आधार बेस, जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं तो हम एक आधार चुनते हैं। जैसे पिछले साल का महीना, किसी महीने को तो चुनेंगे। अब आप, जैसे मैंने बताया कि आप पिछले महीने मान लो दिसंबर में आप गए, दिसंबर 2025 में आप राशन लेने गए मार्केट में, तो आपको 5,000 का राशन मिला, सेम चीज़ें, वही चीज़ें। फिर आप जनवरी महीने में गए, जनवरी 2026 में, तो वही 5,000 की चीज़ आपको 6,000 की मिल गई। तो आपने एक समय की तुलना करी ना, कि एक महीने का पीछे के महीने की अगले महीने से तुलना करी। ठीक है, वैसे तुलना कैसे होती है, एक साल की होती है कायदे से देखा जाए तो। दिसंबर 2025 से दिसंबर 2026 से तुलना करेंगे हम, लेकिन बेस ईयर में हम क्या करते हैं, पिछले सालों में चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है तुलना करते हैं, तो यहाँ दिसंबर महीने से ही तुलना करेंगे, दिसंबर 2026 से। तो आपने देखा कि 5,000 से हमने समझाने के लिए एक महीने का ले लिया, ये आपको समझ में आ जाए। 5,000 से 6,000 में 1,000 का आपको महंगाई दिखाई देती है, यही तो महंगाई है। इसी को हम तुलना करने के लिए लेते हैं, तो वो पिछले साल का महीना या साल ये सब लेते हैं। असामान्य आधार क्या होता है, बेस क्या होता है? अगर पिछले साल का आधार, जैसे कीमतें या उत्पादन बहुत कम था, जैसे लॉकडाउन के कारण या किसी विशेष महामारी आ गई या किसी और कारण से, तो इस साल सामान्य वृद्धि भी बहुत बड़ी प्रतिशत वृद्धि दिखेगी आपको। ठीक है, ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद उदाहरण मुद्रास्फीति। मान लीजिए पिछले साल पेट्रोल के दाम बहुत गिर गए थे, मान लीजिए पिछले साल पेट्रोल के दाम बहुत गिर गए थे, उदाहरण से हम लोग समझ रहे महंगाई। इस साल अगर दाम थोड़े से भी बढ़े तो साल दर साल महंगाई बहुत ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि तुलना उस निचले स्तर से हम कर रहे हैं। बेस ईयर से करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, उतना नहीं बढ़ा है, ठीक है, लेकिन वो हम तुलना करेंगे तो हमने एक उदाहरण से इसको समझना। मतलब कुल मिला के आपको बात समझ में आ गई होगी ये चीज़, कि ये चीज़ जो है उतनी दिक्कत नहीं है। अब इसमें बेस इफेक्ट क्या होता है? अब वही चीज़ जो प्रश्न पूछा, विकृत, डिस्टॉर्शन, या डेटा के वास्तविक रुझान को छिपा सकता है और एक बड़ा या छोटा बदलाव दिखा सकता है, जबकि असल में स्थिति समान हो रही होती है। ठीक, व्याख्या में गलती, मिस इंटरप्रिटेशन, इससे विश्लेषक और निवेशक भ्रमित हो सकते हैं, सोच सकते हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से सुधर रही हैं या बिगड़ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो समझते हैं। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं हम। तो 14 नंबर टॉपिक पढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। अब इसको आराम से पढ़िए। देखिए, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, इन पर अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये प्रश्न आपके हाथ में हो जाएंगे। क्या कह रहा है? भारत की गिनती जनांकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, यहाँ कुल जनसंख्या अधिक है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? आप सिंपल सोचो कि जनांकीय लाभांश क्या होता है, पहले आप इसको सोचो और ये प्रश्न का उत्तर दो। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अनुसार उत्तर दिया होगा। अब मैं जो है इसका आंसर बताता हूँ। पहले तो आपको पता होगा जनांकीय लाभांश क्या होता है। जनांकीय लाभांश का मतलब होता है जो हमारी जनसंख्या उसका हम लाभांश उठा लें, मतलब कि उससे हम लाभ उठाएं। ठीक है, अब इसके अंदर नहीं जाएंगे कि अब और अंदर जाकर के हमको नहीं समझना, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ी जानकारी चाहिए। तो जनांकीय लाभांश, लाभांश मतलब डिविडेंड, इसका मतलब लाभांश कमाना। तो कौन सी जनसंख्या होगी, कौन से वर्ग की जनसंख्या होगी, कहाँ से कहाँ तक की आयु वर्ग की जनसंख्या होगी जो सबसे ज़्यादा काम कर सकती है, मतलब काम कर सकती है। तो आप देखो 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या, तो ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 15 वर्ष से कम आयु के लोग कहाँ काम करते हैं। तो इसको वैसे हटाया, एक आटा एलिमिनेट करना है। यहाँ 15 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, मान सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन अभी हम नीचे भी पढ़ेंगे। फिर क्या कह रहा है? यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या है, तो आपको पता है कि 65 वर्ष से ऊपर हो गई तो वो एक तरीके से बुजुर्ग वर्ग में आ जाएगा, उनके काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो ये भी जनांकीय लाभांश नहीं होगा। मतलब कुल मिला के जनांकीय लाभांश का मतलब क्या होता है कि जब वो काम करें तो ज़्यादा ज़्यादा उनका प्रोडक्शन लाभ पहुँचाए। ठीक, मतलब एक तरीके से लाभ हो, तो एक तरीके से मतलब सरकार को लाभ हो, देश को लाभ हो। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा आयु वर्ग कहाँ 15 से 64 वर्ग आयु वर्ग की होती है। तो आपको पता है कि आंसर सबसे, अब बाकी नीचे देख लिया कुल जनसंख्या में तो सभी आ जाएंगे जीरो से, मतलब जीरो से लेकर के 70 80 90 80 वर्ष तक के लोग सब आ जाएंगे। तो आपको पता होगा कि सेकंड ऑप्शन सबसे बेहतर होगा। ये तो सिंपल है, ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा, लेकिन हमको कुल मिला के इसके बारे में और जाकर के देखना है कि क्या है। अब पहले हमको जनांकीय लाभांश देखना है। तो जनांकीय लाभांश क्या होता है? जनांकीय लाभांश का मतलब है कि वह आर्थिक विकास की संभावना जो किसी देश में काम करने वाली उम्र 15 से 64 वर्ष के लोगों की संख्या उन पर आश्रित बच्चों और बुजुर्ग से बहुत ज़्यादा होने पर मिलती है, जो कि जन्म और मृत्यु दर घटने से होता है और शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार में निवेश से इसे हासिल किया जा सकता है। अब दिक्कत ये, अब देखो हमारे यहाँ जो है युवा आबादी है, लेकिन हम अपने जनांकीय लाभांश का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।
आपको पता है विश्व में सबसे अगर युवा आबादी अगर हमारे यहाँ है तो सबसे ज़्यादा भारत में है। आपको पता है ये चीज़ कि सबसे ज़्यादा युवा वर्ग हमारे भारत में है। अब हम उठा नहीं पा रहे क्योंकि हम इनको स्किल नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे युवा हैं वो स्किल्ड नहीं है, और स्किल्ड ना होने की वजह से हम उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, मतलब उनके जनांकी लाभांश का हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कुछ समय बाद यही जनसंख्या क्या हो जाएगी, वो बूढ़े हो जाएंगे। जब बूढ़े हो जाएंगे तो इसका लाभ आपको पता है फिर, और बुढ़ापे होने के बाद क्या होता है, आदमी कमाता है उससे ज़्यादा आप खर्च करता है स्वास्थ्य सेक्टर में, अन्य चीज़ों में। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, यह कैसे काम करती है जनसंख्या संरचना में बदलाव। जब किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर घटती तो बच्चों की संख्या कम हो जाती और कामकाजी उम्र के बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, फिर दूसरा पढ़ते हैं आश्रितता अनुपात में कमी। चौथा आर्थिक वृद्धि। अब इसको आप पॉज करके देख लेना क्योंकि ये फैक्चुअल सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा अंदर हमको जा करके नहीं देखना है। ठीक है, जनंकी लाभांश के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेना क्योंकि ये सब दिया हुआ है, और ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुसार है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जो बताया गया है ये 15 से 64 वर्ष के। तो ये उस समय के सैद्धांतिक थोड़े सवाल होते थे, इससे घबराना नहीं है कि ऐसे सवाल हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो इसमें घबराना नहीं है। ये क्या है कि उस समय इतना ज़्यादा पूछा जाता था, अब ये है कि उस समय चर्चा में कोई चीज़ चल रही होती थी इसलिए पूछा जाता था। आज जो चर्चा में चलेगी उससे यूपीसी पूछेगा, ना कि वो पीछे चला जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा घुस करके अंदर नहीं देखना है, इसको पॉज करके आप पढ़ लेना, बाकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी क्योंकि ये फैक्ट है, इनमें हम कॉन्सेप्ट है, इसको रुक करके समय व्यर्थ थोड़ी करना है, वीडियो भी लंबा होगा, तो आप इसको कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य वृद्धि, मूल्य आधारित कर, वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता नहीं है, नहीं है, इसके बारे में आपको देखना है। तो इसके बारे में आपको आंसर बताइए कि क्या हो सकता है। इसको पॉज करिए, इसको पढ़िए, इसका आंसर बताइए। तो पहला ऑप्शन यह बहुबिंदु, बहुबिंदु मतलब कि मल्टी स्टेज पर, मतलब मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन, मतलब अलग अलग जगह पर। ठीक है, अलग अलग का लगता है तो सही हो सकता है। यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर टैक्सेशन है कि भाई मान लो कि 10 रुपये के आपने गेहूँ लिया, ठीक, इसके बाद प्रोसेस किया आपने 12 रुपये का, मतलब उसमें उसका जो है आटा बनाया एक तरीके से, तो 12 रुपये में, फिर इसको जो है 15 रुपये में की ब्रेड बनाई, इसी से ब्रेड बनाई, तो ये 15 रुपये की हो गई। इसके बाद आपने बेचा इसको, तो इसको बेचा किसने में, मान लो 20 रुपये में। तो जहाँ जहाँ रुपये बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 रुपये बढ़ रहा है तो इस पर टैक्स लगेगा, यहाँ 3 रुपये बढ़ रहा है इसमें टैक्स लगेगा, यहाँ से 5 रुपये टैक्स लग रहा है तो इसमें, तो ये वैल्यू ऐड हो रही है इसमें। 10 रुपये में वैल्यू ऐड हुई कितनी, 2, फिर 12 में वैल्यू ऐड हुई 3, और 15 में ऐड हुई 5। तो ये इस वैल्यू पर लगने वाला टैक्स जो है वैल्यू एडेड टैक्स होता है। इसी पे आधारित जीएसटी भी इसी आधार वैल्यू एडेड टैक्स पर ही आधारित है। ठीक है, अब इसके बारे में और जीएसटी के बारे में जब हम कभी चर्चा करेंगे तो फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक कथन आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, जीएसटी से संबंधित है, यूपीएससी पूछ भी सकता है क्योंकि जीएसटी को लेकर के अभी काफ़ी जो है मुद्दा चल रहा था करंट में। फिर दूसरा क्या, उत्पादन या वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर लगाया गया कर है। हर चरण में, आपको पता है वही चरण मैंने बताया आपको, 10, 12, 15, 20, हर चरण में वैल्यू एड हो रहा है, वैल्यू संवर्धन, मूल्य संवर्धन पर। उत्पादन और वितरण, भाई 10 रुपये में आप किसी चीज़ को लिया तो आप 12 रुपये कोई चीज़ उत्पादित तो कर रहे हो, फिर 15 उस पर ब्रेड बना रहे हो, वो भी उत्पादन हो रहा है 15 से, फिर आपने सेल किया। ठीक है, तो वितरण कर रहे हैं, यहाँ तक आपने प्रोडक्शन किया, फिर उसके बाद वितरण पर लगाया कर रहे हैं, ये भी सही लग रहा है। ये वस्तुओं और तथा सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में लगाया कर रहे हैं, अंतिम चरण में ही, 20 में भी लग सकता है, जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना पड़ता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही लग रहा है। फिर इसके बाद यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है। ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, समझ में आया, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि ये वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स आपको पता है राज्य सरकार का ही होता है, सेल टैक्स जिसको बोलते हैं, यही तो है। तो ये जो है मुझे डी ऑप्शन थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि केंद्र सरकार का विषय है, इसमें थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। अब क्या है कि इसमें वैट में, अब तो जीएसटी हो गया वैट, और वैट में कुछ चीजें जो है अभी राज्य सरकार को दे रखे हैं, जैसे पेट्रोलियम और लिकर मतलब शराब, शराब में मादक मतलब पीने योग्य शराब को इसमें शामिल किया गया, अल्कोहल को। बाकी जो और अन्य चीज़ों में यूज होती शराब या अल्कोहल उसको नहीं, उसको हटा दिया गया। तो इसके बारे में और देखते हैं। तो आपको इन तीनों में तो मतलब कौन सा सही नहीं है ये पूछा था, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इस तरह से प्रश्न और भी पूछे जाते हैं टैक्सेशन से। देखिए भारत सरकार में आयकर अधिनियम, इसका मतलब टैक्सेशन से संबंधित है, थोड़ा सा आपको टैक्सेशन अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें देखो यूपीएससी ने पैटर्न को थोड़ा सा बदला है, 2025 में भी ऐसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कथन एक कथन, मतलब दोनों को अच्छे से पता होगा तो ही आप क्वेश्चनों को कर सकते हो। ये तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया, बाकी हम आगे भी इसके बारे में बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे आगे। अब इसका आंसर डी है। वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वैट एक प्रकार का अप्रत्यक्ष उपभोग कर है जो किसी भी उत्पाद या सेवा की सप्लाई चेन, उत्पादन और वितरण के हर चरण में जोड़े गए मूल्य पर लगाया जाता है, वही मैंने जो बताया। यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर टैक्सेशन प्रणाली है, मतलब हर चरण प्रोडक्शन और होलसेल और रिटेल पर लगाया जाता है। आपको पता है मैंने वही चीज़ बताई कि 5 रुपये कोई चीज़ है उसको हमने 10 रुपये
मतलब उसमें कुछ प्रोडक्शन किया, मान लो गेहूँ लिया 5 रुपये का। इससे पहले की व्यवस्थाओं को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि मान लो किसान है, वो प्रोडक्शन करेगा तो गेहूँ को बीज के रूप में खेत में डालेगा, वो सब चीज़ों को हम उसका क्योंकि डाटा उपलब्ध नहीं होता, इसलिए हम उसको पीछे का हटा देते हैं। फिर 5 से 10 हुआ, और 10 के बाद हमने 12 रुपये की ब्रेड बनाई। ब्रेड से फिर हमने उसको क्या किया, रिटेल मतलब बेचा, 15 रुपये की बेची। तो जहाँ जहाँ ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ 5 रुपये की, यहाँ 2 रुपये की, यहाँ पर 3 रुपये की, इस तरह से जो वैल्यू एड हो रही है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। हर बार जब कोई नई मूल्य जोड़ा जाता है, वैल्यू एडिशन किया जाता है, उस हिस्से पर कर लगता है। आपको वही चीज़ मैंने बताई, और इसे मल्टी पॉइंट टैक्स सिस्टम कहते हैं। यही वैट की विशेषता है। अब कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे होता था, पहले क्या होता था, जैसे 5 रुपये की चीज़ है, अब वो 10 रुपये में उसमें कुछ ऐड किया गया, 10 रुपये में बना दिया, तो पहले 5 रुपये में टैक्स लगा, फिर उसके बाद 10 रुपये में भी लग गया। तो ये 5 वाली जो 2 रुपये 5 में तो पहले लग चुका था, और इसके साथ 10 में भी तो ये 5 रुपये ऐड है इसमें, तो इसमें भी टैक्स लग रहा है, इसमें भी टैक्स। फिर इसके बाद ये मान लो 20 रुपये की हुई, इसमें कुछ और ऐड हुआ, तो अब इसमें 20 में भी टैक्स लग गया। तो कितने पॉइंट पे टैक्स लग रहा है, यहाँ भी टैक्स लग रहा है, यहाँ तो चलो ठीक है, पहले स्टेज में तो मान लो ठीक है, इसके बाद तो उसी 5 में फिर लग रहा है, और यही इसी 10 में, ये 10 तो यहाँ भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी लग रहा है। तो इसी को तो हम कैस्केडिंग बार बार, मतलब कर के ऊपर कर, टैक्स ऑन टैक्स। तो इसमें क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा टैक्स हो जाता था। जीएसटी में बहुत सारा फायदा भी है, और कई जगह पर हमें निगेटिविटी भी दिखने को मिलती है, नेगेटिव, तो उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। बाकी इसको पॉजिटिव वे में ही लेकर के अपने एग्जाम के पर्पज से इसको तैयार करिए। बाकी बाहरी दुनिया की जो बातें हो रही हैं कि जीएसटी का कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो अलग बातें हैं, वो नुक्के पर और दुकानों के सामने आप बैठ करके चाय पीते हुए कर सकते हो चर्चा। बाकी यहाँ पर पढ़ने के पर्पज से आपको पॉजिटिव होकर के ही पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं हम। बी ऑप्शन कैसे सही है, ये उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में मूल संवर्धन पर लगाया गया कर है। ठीक, मतलब यदि कच्चे माल से वस्तु बनी और उसमें 100 रुपये का वैल्यू ऐड हुआ, उसी 100 रुपये पर कर लगेगा। 100 रुपये वही चीज़ सेम है जो मैंने बताई। अगले चरण में अगर 50 रुपये का और वैल्यू ऐड हुआ तो उसी हिस्से पर कर लगेगा। इससे कर का दोहराव, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है। आपको वही चीज़ मैंने बताई, सेम चीज़ वही बताई है, और वही चीज़ यहाँ पर लिखी भी हुई है, इसलिए लिख दिया क्योंकि पीडीएफ आपको पढ़ते समय प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब चीज़ें हमने लिख दी है। बाकी यहाँ पर भी तीसरे ऑप्शन को भी पढ़ते हैं, यह वस्तुओं सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में, आपको पता है जीएसटी भी वैट पे आधारित, और जीएसटी अंतिम चरण पे लगता है, गंतव्य आधारित कर होता है, जिसका अंतिम भुगतान कस्टमर को करना पड़ता है। लगाया करें इसका जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। मतलब वैट हर चरण में लगाया जाता है, लेकिन अंततः इसका बोझ फाइनल कस्टमर या कंज्यूमर पर पड़ता है। प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर तो केवल सरकार को कर जमा करते हैं, आपको पता होगा ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स क्रेडिट, ओटीसी, आईटीसी, इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताओ ये क्या है। असली भुगतान उपभोक्ता करता है। ध्यान रहिए, केवल अंतिम चरण पर नहीं लगता, बल्कि हर चरण पर लगता है, लेकिन फाइनल बर्डन कंज्यूमर पर पड़ता है, इसलिए इसको बोल देते हैं गंतव्य आधारित तक, क्योंकि अंतिम चरण पर ही टैक्स वसूला जाता है। अब देखिए, शब्दों पर मत जाना, जो है कुल मिला के आपको जीएसटी पता होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत बताया जा रहा है कि अंत में जो कस्टमर होगा या कंज्यूमर होगा, उसी को जो है इसका कर का बोझ पड़ता है उस पर। चौथा क्यों नहीं होगा, यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकार का दायित्व इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है। मतलब यह कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भारत में वैट को राज्य सरकारों ने लागू किया 2005 से। यह हर राज्य का अपना वैट एक्ट है, केंद्र सरकार का इसमें सीधा अधिकार नहीं है। इसी तरह से तो हमने काट दिया था इसको। तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है, चीज़ों को बेहतर तरीके से बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। वैट की विशेषता नहीं, ठीक है, यही चीज़ के बारे में। बाकी नीचे देखिए, ये वैट है, अब जीएसटी हो गया है। कब हुआ, तो इसमें हमने वही चीज़ जो आपको बताई है कि इसमें पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, विमानन टरबाइन ईंधन, मतलब एविएशन टरबाइन फ्यूल, एटीएफ जो हवाई जहाज और एरोप्लेन्स वगैरह में यूज होते हैं। फिर प्राकृतिक गैस। शराब पर अभी भी राज्य सरकार द्वारा वैट और केंद्रीय उत्पाद को शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। आपको पता ही है कि शराब पर राज्य सरकार भी टैक्स लगाती है और केंद्र सरकार भी लगाती है। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और राज्य सरकार वैट लगाती है। तो ये आपका विषय है। और शराब में कौन सा पीने योग्य, जो लोग पी करके मजे करते हैं, ठीक है, वो वाले। आगे बढ़ते हैं। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी, आपको पता होगा कि इसके बारे में क्या हो सकता है, बताओ इसको। पॉज करके जल्दी आंसर बताइए दोस्तों। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आंसर इसका पता होगा और आपने कमेंट में बता दिया होगा। तो मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात ना ही आयात। आपको पता है कि मान लीजिए बंद अर्थव्यवस्था है, मान लीजिए कोई देश है, ठीक है। अब ये ना तो क्या कर रहा है, आयात कर रहा है, मतलब निर्यात कर रहा है, मतलब कि एक्सपोर्ट कर रहा है, और ना ही आयात कर रहा है, मतलब इंपोर्ट कर रहा है। ठीक, यही तो है, यही चीज़ पूछी जा रही है। तो इसका ऑप्शन तो डी होगा। लेकिन हमको और भी चीज़ें देखनी है, जैसे मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, ये क्या होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केवल निर्यात होता है, ये तो मान लो ऑप्शन की चर्चा करने मतलब नहीं है। तो दो चीज़ों के बारे में हमको भी जानना है। बाकी ये चीज़ तो आपको क्लोज इकोनॉमी के बारे में पता ही होगा। विश्व में अभी तक
अब कोई देश लगभग नहीं है जो आयात निर्यात बिल्कुल नहीं करता। कुछ आप मान सकते हो किम जोंग उन, उत्तर कोरिया वगैरह को, लेकिन क्लोज इकोनॉमी क्योंकि संसाधन विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में वितरित हैं। अब आपको कोई भी चीज़ का उत्पादन करना है तो कोई ना कोई संसाधन आपको बाहर से लेना पड़ता है, या आपकी जो जनता है या आपके नागरिक हैं जो आपके यहाँ निवास कर रहे हैं वो भी बाहर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ इंपोर्ट करती है। तो वैश्विक व्यवस्था में एलपीजी सिस्टम जब से आया 1991 से, तो लगभग विश्व में ये चीज़ें क्लोज इकोनॉमी लगभग कोई नहीं है। ठीक है, अब एक आध अगर होंगे अपवाद स्वरूप तो हमने उसको ना पढ़ा है ना हम बता पाएंगे आपको। ठीक है, इस प्रश्न का सही विकल्प डी है। ठीक है, अब मुद्रा पूर्ति क्या होती है, मनी सप्लाई क्या होता है। मुद्रा पूर्ति का मतलब होता है किसी निश्चित समय पर अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा की मात्रा जिसमें लोगों और व्यवसायों के पास मौजूद नकदी, नोट, सिक्के और बैंकों में जमा सभी पैसा जैसे बचत खाते शामिल होते हैं, जिससे आसानी से खर्च किया जा सकता है, या किसी भी देश के केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई द्वारा नियंत्रित होती है और अर्थव्यवस्था के विकास, ब्याज दरों और महंगाई, मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है। अब कुल मिला के ये मनी सप्लाई आपको हम बाद में जो है और क्वेश्चनों में 2012-13 में अच्छे से बताएंगे मनी सप्लाई के बारे में, जब स्पेशल इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी मनी सप्लाई का मतलब ये होता है कि जो आपका पैसा है, मार्केट का जो पैसा है, जो आपका पैसा मार्केट में पड़ा हुआ है, वो चाहे बैंक में जमा हो या डाक खाते में जमा हो, वो सब मनी सप्लाई के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, मोटा मोटा अभी इतना समझ लो, बाकी फिर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। फिर घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जैसे सरकार जब बजट लाती है तो बजट में जब उसके पास पैसा घट जाता है तो वो क्या करती है, बाहर से लोन लेती है। तो एक तो लोन लेने का माध्यम क्या है, विदेशों से ले ले, मतलब कि भारत से बाहर से ले ले, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग उसको बोलते हैं ईसीबी, और या देश के अंदर, भारत के अंदर ही लोगों से ले ले। तो यहाँ पढ़ते हैं हम, घाटे की वित्त व्यवस्था वह प्रक्रिया है जब सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक होता है, मतलब कि उसको प्राप्त हो रहे हैं 50 रुपए, ठीक है, और वो खर्च क्या कर रही है 70 रुपए। तो अब ये 20 रुपए उसको, अब कह दो कि ये 20 रुपए क्यों ही खर्च करे, खर्चा ही ना करे, लेकिन लोक कल्याण करना होता है, लोगों को सैलरी देना होता है, तो वो पैसा नहीं होता। सरकार 20 रुपए के लिए क्या करती है, जनता से लोन ले लेती है, ये तो बाहर से लोन लेती है। इस अंतर को पूरा करने के लिए, पाटने के लिए वो नए नोट छाप सकता है, तो नए नोट छाप सकती है, लेकिन नए नोट छापने में क्या होता है, महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा और उस पैसे का, उस नोट की कीमत भी, क्रय शक्ति क्षमता भी घट जाएगी। ठीक है, उधार लेकर के आंतरिक और विदेशी लोन भी ले सकती है, या अपने संचित कोष से पैसा निकालकर व्यवस्था करती है, ये सब करती है। यह मुख्य रूप से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, मंदी से लड़ने और विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से अपनाई जाती है, लेकिन इससे महंगाई और आय असमानता बढ़ सकती है। ठीक, तो ये हो गया आंसर आपका। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि ऑप्शन जैसे देखिए यहाँ पर जितने ज़्यादा ऑप्शन, जिस तरह से ऑप्शन है उसी आधार पर हमने इसको बताया है। ये नहीं कि मतलब कुछ भी, अब जैसे यहाँ पर केवल ले लिया था, अब इसका क्या जानने का मतलब, अब आप सोचोगे कि यार सर इसके बारे में सब बता दो, अब इसमें क्या डिटेलिंग करना है। तो जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जैसे इतिहास वगैरह में है, तो हम इतिहास वगैरह में तो आपको खूब मटेरियल दे देंगे, लेकिन जहाँ पर इकोनॉमी तो समझने का विषय है ना, तो इसमें ज़्यादा मटेरियल देने की जरूरत भी नहीं है, आपको समझ में भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो जितना जरूरत है उतना पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसे 15 तक 2025 तक अगर हम क्वेश्चन करा देंगे, आपने अगर इतना कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलते हैं हम क्वेश्चन पर। अब देखिए एफडीआई और एफआईआई, इसी को हम एफपीआई भी बोलते हैं, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको एफआईआई भी वही होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई तथा एफआईआई दोनों ही किसी देश में निवेश से संबंध है, मतलब जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है। अब इसमें से कौन सा सही है, एफपीआई या एफआईआई बेहतर प्रबंधन कुशलताएं और प्रौद्योगिकी अंतरण को लाने में सहायक है, जबकि एफडीआई केवल पूंजी लेकर आता है। तो आप इसमें ये बताओ, आंसर आपने बता दिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि फ्लो में मुझे याद नहीं रहता कि आपसे पूछना क्या है, और सामने क्लास होती तो अलग आनंद आता है कि आपके चेहरे भी मुझे दिख रहे होते। तो यहाँ पर अब ये देखो, ये तो उल्टा लिख दिया है। आपको पता है कि जब बाहर से एफडीआई आता है तो उसके साथ साथ तकनीकी भी आती है, कौशल भी आता है, धन भी आता है, पैसा भी आता है, सब कुछ आता है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एफआईआई बेहतर प्रबंधन कुशलताएं और प्रौद्योगिकी अंतरण को लाने में सहायक है, जबकि एफडीआई केवल पूंजी लेकर के आता है। तो यहाँ पर गलत हो गया, एफआईआई में ही पूंजी आती है, केवल स्टॉक मार्केट में आती है, आपको पता है, इक्विटी शेयर वगैरह में आती है, वो जल्दी से जल्दी आती है, जल्दी चली भी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा पढ़ो, एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, ये तो ठीक है, लेकिन जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। मान सकते हैं, हो सकता है, लेकिन अभी हम ऑप्शन नीचे के भी पढ़ेंगे, तभी हम अंतिम विकल्प पर पहुंचेंगे। अब आप भी हमेशा यूपीएससी के प्रश्नों को एलिमिनेट करने की कोशिश किया करिए, डायरेक्ट सॉल्व मत करिए कि इसका आंसर यही होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इसी तरह से गलत हो जाते हैं। ठीक है, मैंने कई बार ये चीज अपने अंदर देखी, आप लोग भी करके देखिए, क्योंकि कई बार अब ये है कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे पीछे का क्वेश्चन था इस तरह का, तो ये तो आपको पता ही है कि ये तो सीधे क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट भी पढ़ लोगे तो सही हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो बड़े होते हैं और कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को करना थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। तो आपको हमेशा सारे ऑप्शन पढ़ना, अंत में जो है एलिमिनेट करते हुए अंत में पहुंचोगे तो आपको आंसर खुद ही समझ में आने लगेगा। फिर सी नंबर, एफडीआई केवल द्वितीयक बाजार में चलित होता है, जबकि एफआईआई का लक्ष्य प्राथमिक बाजार होता है। अब देखिए ये चीज बिल्कुल आपको अलग लग रही है। पहली बात तो जो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता है उससे इसका लेना देना ही नहीं है।
एफडीआई का एफपीआई का लेना देना होता है कायदे से, और उल्टा भी बोल रहा है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में हो सकता है कि एफडीआई का लेना देना हो, लेकिन एफआईआई का लेना देना सेकेंडरी मार्केट से ही होता है। ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट वगैरह आपकी सेकेंडरी मार्केट में आएंगे। अभी मैं बताऊंगा प्राथमिक और द्वितीयक। एफडीआई की तुलना में एफआईआई अधिक स्थायी होता है। आपको पता है ये तो बिल्कुल उल्टा लिख रहा है। एफपीआई जो होता है, एफपीआई स्टॉक मार्केट में आया। अब बड़े बड़े निवेशक जो होते हैं, विश्व के जितने भी बड़े बड़े निवेशक होते हैं, वो क्या करते हैं, जो एफपीआई पे निवेश करते हैं, वो पैसा ऐसे चला चला कमाते हैं। पता चला कि ये अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो वो अपना पैसा अमेरिका से निकाल करके भारत में इन्वेस्ट कर दिए। भारत से जैसे देखा कि भारत में अर्थव्यवस्था या भारतीय रुपए का मूल्य गिर रहा है, जो भी अर्थव्यवस्था देखेगी गड़बड़ कर रही है, तो वो अपना पैसा तुरंत निकाल कर दूसरी अर्थव्यवस्था को देखते हैं जहां पर अच्छी चल रही वहां डाल देंगे, फिर उसका ब्याज निकाल के उससे लाभ कमा के वो ऐसे कमाते रहते हैं बैठे बैठे। ठीक है, तो वो बहुत मतलब तेज होते हैं इस तरह से। तो ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है। अब इसमें केवल मुझे जो है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, हमने सी भी बिल्कुल काट दिया, डी भी काट दिया, ए तो बिल्कुल काट दिया था। अब बचा क्या? अब डी पता भी नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी जो है एफडीआई और एफपीआई के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, और इनके बारे में तुलना भी करते हैं। तो पहले तो हम प्राथमिक और द्वितीयक बाजार को भी थोड़ा सा हम समझा दें आपको। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। मान लो कि कोई कंपनी है, मान लो जोमेटो है। ठीक है, जोमेटो जब पहली बार अपने शेयर मार्केट में जारी करेगी तो क्या करेगी, आईपीओ लाती, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक, अब क्या होती है कि जब पहली बार वो शेयर अपने जारी करेगी, मान लो कि उसको 1,000 रुपये की जरूरत थी, सिंपल हम लोग समझेंगे, सिंपल तरीके से 1,000 रुपये की जरूरत थी, उसने अपने शेयर मार्केट में जारी कर दी सभी के लिए। अब जैसे ही जो है मान लो कि रमेश जी ने खरीद लिया, मुकेश जी ने खरीद लिया, विनीत जी ने खरीद लिया, अलग अलग शेयर उन्होंने खरीद लिया। ठीक, ये आपके प्राइमरी मार्केट, मतलब पहली बार कंपनी जो है प्राइमरी मार्केट में आई। ठीक, अब इसके बाद करेगी, फिर अब दोबारा जब आएगी तो एफपीओ लेकर के आएगी, एफपीओ। ठीक है, पहली बार जारी करेगी तो इनिशियल, और जब दोबारा करेगी तो फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, मतलब बाद में करेगी। ये तो ठीक है। फिर इसके बाद ये रमेश है, मुकेश है और विनीत है, ये अब क्या करेंगे, सेकेंडरी मार्केट में भी अपने शेयर, अब मान लो ये शेयर है, अब यहाँ पर द्वितीयक बाजार में क्या करेंगे, वो बेचेंगे, खरीदेंगे। यहाँ पर जो दर्ज कंपनियां होती उनसे शेयर उन्होंने खरीदा, और अब आपने क्या किया, मान लो रमेश को क्या करना है, उसने 1,000 रुपये की, मतलब ये कंपनी ने, जोमेटो ने क्या किया था, 1,000 रुपये के शेयर जारी किए थे। इन्होंने तीनों ने मिलकर के, मान लो 4 व्यक्ति हैं और किसी को भी रख लो, सचिन को रख लो। ठीक है, तो सचिन ने चारों ने मिलकर 250 रुपये के शेयर खरीद लिए। ठीक, अब रमेश को क्या करना है कि अपने शेयर बेचने, वो कह रहा है कि मुझे इस कंपनी में नहीं लगाना, मुझे और कुछ लगाना, तो वो अपना क्या करेगा, द्वितीयक बाजार में अब शेयर को बेचेगा। इसमें क्या करेगा, वो अपने 250 रुपये के शेयर यहाँ बेच देगा, और 250 रुपये के शेयर मान लो कि मुकेश को लग रहा है कि यार अभी तो फायदेमंद है, मुकेश खरीद लेगा। तो जब ये दोबारा बेचेगा, पहली बार तो उसने खरीदा तो वो प्राइमरी मार्केट में आ गया, और जब दोबारा उसको बेचेगा तो ये क्या होगा, सेकेंडरी मार्केट में आ गया। सिंपल इसको समझो कि मान लो कोई कंपनी है, आपने नई कार खरीदी, तो किसी एक कंपनी से खरीदोगे आप। ठीक है, तो नई कार खरीदोगे तो पहली बार खरीदा कार, तो प्राइमरी मार्केट में एक तरीके से मान लो, और जब उसी को जब बेचोगे सेकंड हैंड, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा। तो आपने किसी को बेचा, मान लो कि आपका नाम अमन है। ठीक, आपने नई कार खरीदी, जैसे आपने एक कार खरीदी और आपने क्या किया, कुछ दिन चलाया, इसके बाद जो है आपने किसको बेच दिया, मुकेश को बेच दिया। मुकेश को जब बेचोगे तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा। ठीक, ये हमने समझने के पर्पज से, बाकी इसको कंट्रोल या इसको नियंत्रित कौन करता है, सेबी करती है, सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट दोनों को। तो यहाँ पर हमने इसको समझ लिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। बाकी आप और किताबों में पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा, यहाँ तो हम लोग सीमित समय होता है तो उसी तरह समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बी विकल्प आपका सही है, ये चीज़ हमने बताया था ये। ठीक है, कि एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता, भाई पैसे तो दे ही रहा है ना, पूंजी तो उपलब्ध करा ही रहा है, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। ठीक, मतलब कुछ विशिष्ट का मतलब ये होता है कि ये डायरेक्ट आते हैं, मान लो कोई कंपनी फैक्ट्री लगानी है तो आ गए, कभी ग्रीन फील्ड में आ गए, कभी ब्राउन फील्ड में आ गए, तो वो एफडीआई, और इसका परिभाषा भी होती है 10% से ऊपर के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको हम एफडीआई की श्रेणी में रखते हैं। वो हम कभी, या आप कभी बुक्स में पढ़ना तो उसको देखना। अब हम पहला कथन क्यों गलत है इसको देखते हैं। एफडीआई प्रबंधन कुशलताएं और प्रौद्योगिकी अंतरण लाता है, एफडीआई लाता है, जब क्योंकि इसमें कंपनियां सीधे निवेश करती हैं, जैसे फैक्ट्री लगाना, ज्वाइंट वेंचर करना। ठीक, दूसरा एफआईआई केवल पूंजी लाता है क्योंकि यह शेयर बॉन्ड जैसे वित्तीय साधनों में निवेश करता है। आपको ये चीज़ भी पता चल गई, यही चीज़ तो हम बता रहे थे। तीसरा कथन भी क्यों गलत है, दूसरा तो सही हो गया, तो हम तीसरे को गलत वाले को देखेंगे। तो एफडीआई प्राथमिक बाजार में होता है। आपको पता है कि कंपनी आई सीधे जो है, मान लो कि 1,000 करोड़ रुपए किसी कंपनी, मान लो जोमेटो में 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो जोमेटो ने क्या किया, बाहर से कोई आकर कंपनी 500 करोड़ दे देगी, एफडीआई बन जाएगा। वो सीधे निवेश, कई इकाइयां उद्योग में संलिप्त हो जाती हैं। फिर द्वितीयक बाजार में होता है एफआईआई, क्या होता है द्वितीयक बाजार में होता है, आपको पता है कि जैसे कि द्वितीयक बाजार में क्या होता है, निफ्टी है, बीएसई है, बीएसई हो गया, निफ्टी हो गया, या एनएसई हो गया, इसमें जो है आप रजिस्टर्ड हो गए। ठीक है, और इससे शेयर की खरीद बिक्री करते रहते हो, तो ये जो है द्वितीयक बाजार में आता है। तो शेयर खरीद बिक्री है आपकी दूसरी बाजार में आ गई, तो इस आधार पे वो गलत हो गया। और चौथा क्यों गलत है, एफडीआई अधिक स्थायी माना जाता है क्योंकि यह दीर्घकालिक निवेश होता है, इसलिए एफडीआई आपको
ज़्यादा स्थायी माना जाता है क्योंकि उसमें कुशलता भी आती है, पैसा भी आता है, ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। FII अस्थिर होता है क्योंकि ये जल्दी निकाला जाता है। आपको पता है, वही चीज़ मैंने बताई कि जब लगता है लोगों को, बाहरी जो कुछ उद्योगपति या शेयर मार्केट में धुरंधर होते हैं जो इस खेल में, तो क्या करते हैं, जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है उसी पे आके निवेश करते हैं। जैसे लगता है ये अर्थव्यवस्था डूब रही है या मंदी की स्थिति में जा रही है, तुरंत पैसा निकालते हैं, दूसरी अर्थव्यवस्था को खोजते हैं कि जो इससे बेहतर हो वहाँ इन्वेस्ट कर दें। अब आपको FDI के बारे में पता होना चाहिए। ये आप जो है पॉज करके इसको पढ़िए अच्छे से, क्योंकि PDF थोड़ी लंबी है और हर क्वेश्चन का डिस्कस करना है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आप इसको पॉज करिए, जब ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करना, इसके बारे में अलग से वीडियो बना के हम समझा देंगे। फिर इसके घटक क्या होते हैं ये भी आप देखो, क्योंकि यहाँ पर FPI के बारे में भी है, FDI के बारे में, तो इसके घटक भी देखेंगे हम। और ये FDI के मार्ग क्या होते हैं, एक तो स्वचालित मार्ग होता है और एक सरकारी मार्ग होता है, इसको जरूर पढ़ लेना। इसमें विदेशी संस्था को सरकार या RBI के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, मतलब सीधे आ सकता है, स्वचालित मार्ग है। गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होने पर स्वचालित मार्ग के माध्यम से गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों 100% तक FDI की अनुमति है। लेकिन कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जहां पर सरकारी, मतलब सरकार का कंट्रोल एक तरीके से होता है, सरकार निगरानी करती है, तो विदेशी संस्था को सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसको सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल इस तरह से अनुमोदन मार्ग के माध्यम से आवेदनों को एकल खिड़की निकासी की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। एकल खिड़की मतलब एक ही जगह से आप ले सकते हो, कर सकते हो, व्यवस्था हो सकती है, जिससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर से निवेश आए उसको हम निगरानी कर सकें। ये उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। तो यहीं से प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको जो है पॉज करके अच्छे से पढ़ना। आगे हम चलते हैं, FII, इसको भी देख लेना अच्छे से रोक करके। ये बहुत सिंपल है, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पूरी भाषा ही लिखी है और समय भी लग जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, UPSC योजना से बहुत ज़्यादा सवाल बनाता है। अब ऐसे योजनाओं के सवालों को देखो कॉमन सेंस से कैसे करते हैं, बाकी इसको आप अपने स्तर से करिए और इसका आंसर दीजिए। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने उत्तर बताया होगा। आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अब आम आदमी बीमा योजना, बीमा किसको कराना होता है ये बताओ? बीमा किसका किसका हो सकता है? 18 से 50 साल, 60 साल तक के व्यक्तियों का, यही तो है, यही है ना। इसी बीच में, क्योंकि इसी बीच में आप प्रीमियम जमा करोगे तो उसी दर पे आपको प्रीमियम मिलेगा। अब सरकार कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, बाकी तो फिर आप इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़े होगे तब तो आराम से कर लोगे, लेकिन जैसे नहीं पता है तब इसको कैसे करोगे? तो देखो, इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। ये सरकार इसलिए लाई थी क्योंकि कई बार क्या होता था कि कुछ गरीब व्यक्ति होते थे, वो अपने घर का खर्चा पानी अच्छे से चला रहे हैं, पता चला कोई कारण से बीमार हुए या उनको कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई आपदा आ गई, तो उनके घर वालों को फिर पैसा नहीं मिलता था, फिर उनके घर वाले भी और गरीबी में चले जाते थे। तो सरकार ने सोचा कि ऐसी योजना ला करके हम क्या करेंगे कि किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचा देंगे। और जब लाभ पहुंचा देंगे मतलब कि उनको बीमाकृत कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति, कोई घर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, घर का गार्जियन अगर वो एक्सपायर कर जाता है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो अन्य कोई बड़ा वर्ग है या कोई घर का जो है मुख्य व्यक्ति है, उसको हम उसका पैसा दे देंगे, उससे वो क्या कर ले, व्यापार कर ले, अपनी स्थिति को सुधार सकता है, ठीक। तो इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो सही है, ऐसा कमाऊ व्यक्ति होगा तो ही हम करेंगे। तो आम आदमी बीमा योजना में यही चीज़ है, अगर आपने पढ़ा होगा तब तो कर लोगे। लेकिन बीमाकृत व्यक्ति 30 से 60 वर्ष की आयु वर्ग का होना चाहिए। अब देखिए, आप कभी भी ऐसी जब आंकड़ा देना UPSC तो थोड़ा सा डाउट किया करिए कि आंकड़े अगर कई जगह हैं, जैसे यहाँ भी दिया आंकड़ा, यहाँ भी दिया, तो उस पर या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो इसमें ये कॉमन सेंस का है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। बाकी आप अपने स्तर से करोगे तब तो कर ही लोगे, अगर इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर मान के चलो कि 18 से 59 साल या 60 साल तक की उम्र का होगा तो 2 को हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक। अगर आपने एक को तो पढ़ा ही होगा ना, योजना अब यहाँ पर 9 से 12, अब ये स्पेशल योजना में ही लिखा हुआ है 9 से 12, तो आप इसके बारे में जानते होगे तो ही कर पाओगे। लेकिन आपको कॉमन सेंस लगाना है तो एक ऑप्शन को काटना पड़ेगा। तो हमने इसको मान के चला कि जो भी सरकार की योजना आती है, जैसे अभी सरकार जो है श्रम कार्ड बना रही थी, उसमें भी एज ऐसे ही कुछ लिख रही थी, अटल बीमा पेंशन योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाओं में लगभग एज ऐसे रख रही है। तो कॉमन सेंस लग जाता है कि सरकार 30 से 60 क्यों रखेगी, इससे पहले भी तो लोग बीमा करवा सकते हैं। तो हमने 2 को हटाया। जैसे हमने 2 को हटाया तो या तो C होगा या तो 1 होगा। 1 को तो हम वैसे भी सही मान रहे हैं, ठीक, तो ये तो बिल्कुल वैसे भी सही है। अब 3 हमको निर्धारित कर देगा कि सही है कि गलत। अब इसमें योजना में ये बात साफ साफ कही भी गई है, इसलिए ये C ऑप्शन भी सही है। अब आपको इसको योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। इस योजना में ही ये बात कही गई थी, इसलिए थोड़ा सा इसको उस समय के करंट अफेयर का भी है। अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से देखा होगा उस समय का, मतलब आप तो नहीं देख सकते ना, तो ये इसलिए रखा गया क्वेश्चन। मैं हटा देता, लेकिन हमारी इकोनॉमी की सीरीज में इसको करना ही करना है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं।
इसलिए क्योंकि योजनाएं जो आती हैं उसके बारे में थोड़ी सी नजर रखना कि यूपीएससी ऐसे स्ट्रक्चर से सवाल उठा सकता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, इसलिए ये प्रश्न को हमने यहाँ पर रखा। तो इस आधार पर हमारा सी ऑप्शन हो गया। अब आप ये जाओगे कि सर हम इसको कैसे करें, बिना पढ़े तो भाई कोई कुछ चीज नहीं हो सकती ना, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन एक ऑप्शन को तो हमने हटाया ना कि कॉमन सेंस, क्योंकि कई सारी योजनाओं में सरकार जो है 18 से 60, 18 से 65 साल तक की उम्र रखती है, इसलिए 30 वर्ष कैसे हो सकती है, इसलिए हमने इसको काटा। अब आप ये कह दोगे 9 से 12 तक के बच्चे क्यों, अब इसमें भी कॉमन सेंस लगाओगे तो थोड़ा सा डाउट होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको योजना के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब ये 2011 का क्वेश्चन है, तो उस समय की योजनाओं में करंट में चल रहा होगा, तभी तो यूपीएससी ने पूछा। इसलिए जो है आपको योजना, अब आज की योजनाओं के बारे में जानो, क्या सरकार जो योजनाएं ला रही है उसके बारे में आप जान जाओगे तो उस आज के सवाल कर लोगे। अब हम बताएंगे भी आगे योजनाओं के बारे में लिखा, उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जान लेना। अब देखिए इस तरह के सवाल देखो, ये 2024 में पूछा 100 नंबर क्वेश्चन, श्रमयोगी मानधन योजना। अब इसमें भी देखो 21 से 40 वर्ष लिखा, फिर इसी तरह से आंकड़े लिख रहा है ये। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में हल्की सी योजनाओं तो पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। आगे चलते हैं हम, इसका ऑप्शन सी है, आपको पता ही है, 1 और 3। अब इसके बारे में आपको आम आदमी बीमा योजना के बारे में पहुंच करके इसको देखो, ठीक है, यहाँ देखो 1859 वर्ष थी ना कि 30 से, तो इस आधार पर हमने गलत कर दिया। और ये योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 तक के पढ़ रहे 2 बच्चों को इसमें शामिल किया, मतलब छात्रवृत्ति भी मिलेगी, तो ये भी सही है। अब इसके बारे में कौन कौन सी योजनाएं जो चल रही हैं इनके बारे में भी थोड़ा देखना, दोबारा इसके बारे में पूछेगा नहीं, तो इसलिए हम इसके बारे में चर्चा आप ज़्यादा नहीं करेंगे, आप इसको पॉज करके थोड़ा सा देख लेना। बाकी योजनाएं जो प्रमुख हैं जो अभी चल रही हैं इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। अब इनके देखिए कुछ कुछ वर्ष भी हो रहे हैं, किसी किसी योजना के 10-10 वर्ष हो रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पॉज करके देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, इनके बारे में थोड़ा सा सर्च करके दोस्तों पढ़ लेना। अब इनके बारे में देता तो स्लाइड ही भर जाती, 200-300 पेज की स्लाइड चली जाती, तो सब चीज़ पढ़ाना संभव नहीं होता है। एक अच्छा विद्यार्थी क्या करता है कि इनको खोज खोज करके अपना होमवर्क भी करता रहता है। अब सब कुछ तो हम स्लाइड में आपको पढ़ा नहीं सकते, यही कोशिश रहती है कि आपको लगभग अन्य कोचिंग संस्थानों से, अन्य यूट्यूब में जो पढ़ाई जा रही चीज़ें उनसे बेहतर कंटेंट आपको दे रहे हैं हम। फिर इनके बारे में भी आप बढ़िया से देखना। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री धन धन योजना, अब इसके 10 वर्ष हो गए, अब इससे घूम करके यूपीएससी जरूर जो है सवाल पूछेगा, ये वित्तीय समावेशन का एक रूप था, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। व्यापारियों स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, इसके बारे में ई श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सब पढ़िए। अगला प्रश्न, अब मेगा फूड पार्क के बारे में। अब मैंने मेंस के सिलेबस में आपको दिखाया था कि फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री साफ साफ दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है, दिखाऊं, देख लेना सिलेबस में आगे। अब घूम फिर के फिर पीछे जाऊंगा, फिर आगे आऊंगा, उस पर समय हमको व्यर्थ नहीं करना। मेगा फूड पार्क से सीधे सवाल पूछा। अब बच्चे कह रहे होंगे कि सर प्रीलिम्स में मेंस के सिलेबस हम क्यों देखें, तो यहीं पर मेंस के सिलेबस की हमें उपयोगिता समझ में आने लगती है। बाकी हमको, अब जैसे आपने पढ़ लिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मेंस के लिए, अब कोई भी सवाल आ रहा होगा तो उससे यूपीएससी पीटी का सवाल भी तो बनाएगा, सोचेगा उसके बारे में, तो ये तो हमने सिलेबस में दे रखा है, इसीलिए हमको यहाँ पर प्री मेंस की तैयारी एक साथ करने की सलाह दी जाती है। भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना। मेगा फूड पार्क में क्या होता है, पहले तो आप इसका आंसर दीजिए, मैं बताने ही लगता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि ये आंसर आप लोग भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो आपने आंसर दे दिया होगा, ये मान के चल रहा हूँ मैं। अब इसको आंसर में कैसे हमको करना है इसके बारे में, तो पहले हम पढ़ लेते हैं। सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये तो लग रहा है कि फूड प्रोसेसिंग पार्क जो होंगे स्थापित किए जाएंगे, तो उसमें जो प्रसंस्करण उद्योग है उनको उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये तो सही है। फिर खराब होने वाली पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, ये भी हम लोगों को लग रहा है कि ये भी सही हो सकता है। लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या है, उद्यमियों के लिए उद्गामी या पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना। अब इसमें इंग्लिश में पढ़ लो, टू प्रोवाइड इमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उद्यमियों को क्या इको फ्रेंडली प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी देना है क्या है? तो तीसरा ऑप्शन तो थोड़ा सा गलत लग रहा है ना, तो तीसरे को हमने काटा, आंसर आपके हाथ में, या तो एक सही होगा या तो 2 सही होगा। 1-2 हमको बिल्कुल सही लग रहे हैं मेगा फूड पार्क के आधार पे। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके बारे में पता होगा, बाकी हम मेगा फूड पार्क के बारे में भी आपको आगे बताते हैं। अब देखिए यूपीएससी ने फिर थीम रिपीट करी। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, नेचर कैसा है। 2024 का सवाल है। अब इसमें भी फिर द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र जो होते हैं, मेगा फूड पार्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, सेकेंडरी उद्योग में आएगा कि फर्स्ट प्राइमरी उद्योग में आएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर तृतीयक उद्योग में क्या आता है, तृतीयक क्षेत्र में, तो ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एनसीईआरटी की 9th में सब दिया हुआ है, 9th की एनसीईआरटी में सिंपल दिया हुआ है, तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, ये सवाल आपके हो जाएंगे। अब मेगा फूड पार्क में क्या होता है, एक फूड पार्क होता है, एक मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क में क्या होता है, जैसे जो किसान है वो अपने अनाज को यहाँ पर दे सकते हैं, फार्मर ग्रुप्स हैं वो अपने अनाज को यहाँ पर दे सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये भी अपने अनाज को यहाँ पर जो भी मतलब एक तरीके से अपनी सहायता दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि इनमें प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होकर के वस्तुएं जो है यहीं पर
वैल्यू ऐड की जाएगी, फिर यहीं से जो है डोमेस्टिक सेल बाजार मतलब घरेलू यूज में हो जाएगी, एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है यहीं से, इसीलिए बड़े बड़े पार्क होते हैं बनाए जाते हैं। और फ्रेश प्रोडक्ट को डोमेस्टिक सेल्स यहाँ पर भी यूज किया जा सकता है। तो ये क्या कह रहा है, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन, फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करने। अब देखिए होता क्या है कि किसानों को स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती, तो मेगा फूड पार्क में क्या होगा कि किसान मान लो कि कोई उत्पादन कर रहा है, आलू का उत्पादन कर रहा है, तो तुरंत आलू को उठा करके यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर कोल्ड स्टोर भी होते हैं, मतलब हर चीज़ की सुविधा होती है, जिससे कंपनियों को भी लाभ मिले, किसानों को भी लाभ मिले, इसलिए ये स्थापित किया गया है। ठीक है, नुकसान को कम करने, किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने और भारत को वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र बनाने जैसे उद्देश्यों के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक, यही चीज़ें हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं, मेगा फूड पार्क भारत सरकार की एक योजना है जो किसानों और प्रोसेसर्स जो प्रसंस्करणकर्ता होते हैं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ जोड़ देती है। जोड़कर कृषि उत्पादों को मूल्य संवर्धन, इससे किसानों की भी आय तो बढ़ेगी मेगा फूड पार्क से, और बर्बादी को कम करने। मान लो कि स्टोर किसान आलू का या प्याज का उत्पादन करता है या टमाटर का उत्पादन करता है और टमाटर को स्टोर करता, तो उसके पास कोई ऐसी तकनीकी तो है नहीं कि ज़्यादा समय तक स्टोर कर लेता, तो उससे क्या होता है कि उसका नुकसान हो सकता था। इसलिए जल्दी से उसने मेगा फूड पार्क में वस्तुओं को दे दिया, इससे यहीं पर कोल्ड स्टोरेज है तो उसकी व्यवस्था, उसको सही रेट भी मिल गया और उसकी सामान भी बर्बाद नहीं हुआ। तो वही क्वेश्चन तो यहाँ पूछ रहा था, ये क्वेश्चन देखो दूसरा ऑप्शन, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, यही तो बात बोली जा रही है। ठीक है, तो बर्बाद को कम करने, आधुनिक प्रौद्योगिकी, ये आधुनिक बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करती है, जिससे किसानों की आय बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो। ठीक है, अब अगली बार यूपीएससी ऐसे कथन भी रख सकती है कि किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, खेत से बाजार तक की पूरी आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन को मजबूत करना है, ऐसे ऑप्शन लिख देगी, फिर पूछ लेगी आपसे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना। फिर एक दो ऑप्शन रखोगी कहाँ कहाँ पर मेगा फूड पार्क हैं, जिससे संग्रह केंद्र, प्राथमिक और केंद्रीय प्रसंस्करण इकाइयाँ, कोल्ड चेन और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ शामिल होती हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इसमें शामिल होती हैं। अब इसमें कहाँ कहाँ है, तो पंजाब में है, लुधियाना में, ठीक, हरियाणा में है। अब इनके नाम है, ये सब आप जो है थोड़ा सर्च कर लेना। बिहार में मम्स मेगा फूड पार्क बक्सर में है। फिर आपका मध्य प्रदेश में रुचि एक्रोनिल देवास में है। उड़ीसा में IDCO खुर्दा। आंध्र प्रदेश में APIIC कृष्णा। फिर इसके तमिलनाडु में 3F इंडस्ट्रीज कृष्णागिरी NDR इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रिवुलर। फिर केरला में है अलापुजा में, अलापुजा नदी भी है क्या बताना, पलक्कड़ भी है, पलक्कड़ में भी है। इस तरह से आपको थोड़ा सा याद करना, महाराष्ट्र में याद ही कर लो, गुजरात में भी है और तेलंगाना भी है। अब ऐसे यूपीएससी जो है सवाल आपको रख सकता है, हो सकता है फैक्ट पूछे, तो इनमें से 2-3 पार्कों को उठा करके पूछ लेगा, नाम लिख देगा कि ये यहाँ है, और नाम भी पूछ सकता है, नाम इधर उधर कर देगा। बहुत अगर टफ बनाएगा सवाल तब ऐसा करेगा कि गुजरात के ये प्रोडक्ट को नाम ऐसे उठा करके, मान लो ये PAIC लुधियाना और दूसरा है सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल कपूरथला, दोनों को ऐसे उठाएगी और उठा करके रख देगी कि ये उत्तर प्रदेश में है। और आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मेगा फूड पार्क नहीं है। फिर माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है, तो ये सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, फिर हम पढ़ेंगे। सूक्ष्म वित्त निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान कराता है। यह सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को प्रदत्त की जाती हैं। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती है वह हैं ऋण सुविधाएं, बचत सुविधाएं, बीमा सुविधाएं, निधि अंतरण सुविधाएं। निम्नलिखित कूटों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए माइक्रो फाइनेंस एक होता है माइक्रो क्रेडिट, यहाँ पर मैंने लगा रखा है आपको समझाने के लिए। माइक्रो फाइनेंस थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये कैसे है, और माइक्रो क्रेडिट स्मॉल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल कॉन्सेप्ट का मतलब स्मॉल लोन इसमें प्रदान किया, इसमें केवल क्रेडिट किया जाता है, मतलब लोन दिया जाता है, इसलिए माइक्रो फाइनेंस थोड़ा सा विस्तृत उदाहरण है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक तरीके से वित्तीय समावेशन किया जाता है। तो लोन भी हम उपलब्ध कराते हैं, इंश्योरेंस भी कराते हैं, मनी ट्रांसफर भी देते हैं, पेंशन भी देते हैं और बचत सुविधाएं भी आपको उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें माइक्रो फाइनेंस में आ जाती हैं। माइक्रो क्रेडिट में केवल आपका लोन आता है कि आपको माइक्रो लोन आपको उपलब्ध कराया जाए। ठीक, अब यहाँ पर आप पढ़ो तो इसमें सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध कराना, बचत सुविधाएं भी उपलब्ध कराना, बीमा भी करना है और निधि, यहीं पर बोला ना, मनी ट्रांसफर सुविधाएं भी उपलब्ध कराना है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही हो गया। तो माइक्रो फाइनेंस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अभी जाकर के आप अच्छे से कहीं से देखिए और इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए। बाकी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। सूक्ष्म वित्त का उद्देश्य निम्न आय वर्ग, जिनकी यहाँ पर आयु वर्ग लिखा था क्या, ये आयु लिखा है, इसको आय कर लेना, मैं भी हो सकता है फ्लो में पढ़ गया हूँ। निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है, मतलब कि आसानी से वित्तीय सुविधाएं, वित्तीय समावेशन के संदर्भ में भी इसको ध्यान में रख सकते हो। इसके अंतर्गत केवल ऋण ही नहीं, केवल पैसा मतलब उधार नहीं दिया जाता, केवल ऋण ही
सरकार नहीं देगी, बल्कि अन्य सेवाएं भी दी जाती है। इसलिए थोड़ी सी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ऋण सुविधाएं जैसे छोटे उद्यमियों और गरीब परिवारों को छोटे छोटे ऋण दिए जाते हैं। बचत सुविधाएं जैसे ग्राहकों को छोटी बचत करने का अवसर मिलता है। बीमा सुविधाएं जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति से जुड़ी बीमा योजनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे क्या हो कि मान लो वो अपने स्वयं का और जो है जिस छोटे छोटे उद्यम स्थापित करें तो उनका बीमा भी करा सके, जिससे उनको मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको जो क्षति हुई हो उसको तुरंत सरकार या बीमा कंपनी उसको दे दे, तो फिर से वो एस्टेब्लिश कर सके अपने उद्योग को। निधि अंतरण सुविधाएं, फंड ट्रांसफर, पैसे भेजने और प्राप्त कराने की सुविधा भी दी जाती है। इस प्रकार आपको चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि ये आप सब आपको खुद भी पढ़ना है, क्योंकि आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो छूट जाएंगी आपकी। फिर आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए मनरेगा के बारे में। अब मनरेगा तो बोल रहे हो कि खत्म हो गया है, अब इसकी जगह में दूसरी योजना आ गई है, तो कमेंट करके बताओ कि दूसरी योजना का नाम क्या है। देखिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए ये सिंपल है, इसको सिंपल सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे कि जो निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का एक पात्र है। अब सिंपल सोचो कि जो मनरेगा था वो गांवों में जब लागू हुआ तो कौन कौन लोग उसमें शामिल हो पाए। तो केवल क्या SC ST वर्ग के लोग शामिल हुए, क्या BPL परिवारों के वयस्क सदस्य शामिल हुए, ये सभी पिछड़े समुदायों के सदस्य शामिल हुए। तो आपको लग रहा होगा कि गांव में तो सभी प्रकार के व्यक्ति हैं, सभी इसमें शामिल हैं, कोई भी समाज का हो, कोई भी कास्ट का हो, इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य इसमें शामिल हुए थे। ठीक, तो ये डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आपको भी आंसर आ गया होगा। बाकी हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो मनरेगा के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, अभी नई योजना आई है VB जी राम जी, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसको आप पॉज करके मनरेगा के बारे में थोड़ा देख लेना। अब VB जी राम जी जो इसका स्थान लेगी तो उसमें भी कुछ आया, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण, VB जी राम जी, इसी का नाम है विकसित भारत ग्रामीण या गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक, जिसे यहाँ गारंटी होगा रोजगार आजीविका मिशन ये ग्रामीण। विधेयक 2025 के प्रमुख प्रावधान क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो वैधानिक मजदूरी को रोजगार गारंटी, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को जो अकुशल है, पहली बात तो ये जो है आपको रख देगा कॉन्सेप्ट कि इसमें कुशल को भी शामिल किया गया है। इस तरह से भी याद रखना कि अकुशल शारीरिक कार्य करने की इच्छुक हो प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। और मनरेगा में क्या था 100 दिन था, तो यहाँ 125 दिन बढ़ाया गया है। और इसमें क्या किया गया कि कुछ समय के लिए रोजगार को हटा भी दिया गया। जैसे कुछ मौसम में क्या करते हैं कि व्यक्ति जो है किसी और जगह भी काम करने जा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि बिहार से बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है पंजाब में भी किसानों की जब ज़रूरत होती है, किसान क्या होता है खेतों की निराई वगैरह कराई जाती है, कटाई होती है, तो ये किसान जो है बिहार के किसान बहुत सारे मजदूर वहाँ जाते हैं ठीक है। तो इस तरह से उनको कुछ समय के लिए हटा भी दिया गया कि उस समय जो है जून जुलाई या कुछ मंथ में वो जो है मौसमी बेरोजगारी के शिकार ना हो, मौसम में इधर उधर भी जाकर के वो काम कर सकें। तो सशर्त और गैर सार्वभौमिक कवरेज, मनरेगा की सार्वभौमिक कवरेज के विपरीत इस विधेयक के तहत रोजगार केवल केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में ही उपलब्ध होगा, जिससे यह गारंटी राष्ट्रव्यापी न होकर सशर्त बन जाती है। फिर VGPPP क्या है, VGPP के माध्यम से बॉटम अप योजना, स्थानीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं, VGPP का मतलब विकसित ग्राम पंचायत प्लान या योजना के निर्माण का अनिवार्य करता है, जिसके इसको थोड़ा पतला कर लेता हूं क्योंकि कई जगह जो है छिप जाता है ये, जिन्हें ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर समेकित किया जाएगा तथा समन्वित अवसंरचना योजना के लिए PM गति शक्ति के साथ एकीकृत किया जाएगा। गति शक्ति आपको पता ही, ये बताओ मुझे क्या है। फिर केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की संरचना, लागत साझेदारी पैटर्न को संशोधित कर। अब देखिए इसमें एक चीज़ और संशोधित की गई है, क्योंकि इसमें जो है मनरेगा में क्या था 60-40 का जो है रेशियो चलता था कि 60 केंद्र सरकार देगी और 40 जो है राज्य सरकार देगी। अब क्या कर दिया इन्होंने 90-10 का रेशियो कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों को हटा करके कुछ राज्यों को अलग किया गया, तो वो राज्यों के बारे में भी पढ़ लेना। तो यहाँ लागत साझेदारी पैटर्न को संशोधित कर अधिकांश राज्यों के लिए 60-40 के तहत जो मनरेगा में था 10% राज्य हिस्सेदारी के साथ स्थान पर कर दिया गया है, जिससे राज्यों पर वित्तीय भार उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 90-10 का पैटर्न यथावत रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 60-40 का रेशियो चलेगा। मनरेगा में क्या था कि 10% हिस्सेदारी राज्यों की होती थी, बाकी 90% केंद्र सरकार करता था, ठीक है, राज्य सरकार के स्थान पर, ठीक है। अब क्या कर दिया है कि उन्होंने 60-40 की 60 जो है केंद्र सरकार देगी, 40 क्या करेगी राज्य सरकार देना पड़ेगा। ये उल्टा मैंने बता दिया था अभी, थोड़ा सा याद रखना। फिर क्या करें, राज्यवार आवंटन केंद्र सरकार द्वारा वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाएंगे, जिससे संकट की स्थिति या बढ़ती मांग के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप व्यय बढ़ाने में अनुकूलन सीमित हो जाएगा। ये सब थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। आगे देखते हैं,
इनको भी थोड़ा आप पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि ये एक तरीके से इनमें जो है ना काफ़ी समय लगता है पढ़ाने में, और रोक रोक करके अब हो जाएगी क्लास 25 घंटे 5 घंटे की, उतनी बड़ी क्लास भी नहीं करनी है। और सिंपल है, इनके बारे में पढ़ने का कोई वो नहीं है, मैं उसको बारे में आपको अच्छे से आगे दे दूंगा, मतलब इसके बारे में अलग से जब हम कभी चर्चा करेंगे तो कर ही देंगे। बाकी आप इसको जो है पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिए, और बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप ज़्यादा पढ़िएगा। बाकी इनमें हमने इसलिए डाल दी क्योंकि पीडीएफ में भी यही चीज़ें देनी है, और ये चर्चा करेंगे तो इसमें वीडियो भी लंबा होता है, तो ये कोई बहुत नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप इसको जो है बीबी जी राम जी के बारे में अच्छे से देख लेना।